सफेद बालों वाला आदमी अचानक एक बैंगनी रोशनी की किरण से एक गोल पत्थर के प्लेटफॉर्म पर आ गिरता है। उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ आ गया है। तभी उसके सामने एक नीली डिजिटल स्क्रीन दिखाई देती है। वह स्क्रीन खुद को वानगु जूचियांग जोंगमेन सिस्टम बताती है और लिनजी के साथ बाइंड हो जाती है। सिस्टम उसे शुरुआती इनाम के तौर पर सीधे ग्रेट एम्परर रियल्म की जबरदस्त ताकत दे देता है। उसी समय आसमान में एक विशाल काला घंटा प्रकट होता है और स्क्रीन पर उसकी नई शक्ति का स्तर दिखने लगता है। लिनजी को एहसास होता है कि वह एक नई दुनिया में आ चुका है और उसकी ताकत सीधे सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है। अपनी पुरानी कठिन से नौकरी वाली जिंदगी को याद करके वह सोचता है कि अब आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी बिताएगा, लेकिन सिस्टम उसके सारे सपनों पर पानी फेर देता है। वह इस जगह का नाम कुनलुन सेक्ट रखता है और लिनजी को आदेश देता है कि आधे घंटे के अंदर एक सन ऑफ फॉर्च्यून को अपना पहला शिष्य बनाए। साथ ही चेतावनी भी देता है कि अगर मिशन फेल हुआ तो उसकी सारी ताकत छीन ली जाएगी और उसकी आत्मा भी नष्ट कर दी जाएगी। यह सुनकर लिनजी काफी परेशान हो जाता है। चारों तरफ सुनसान पहाड़ देखकर वह सोचता है कि आखिर यह खास इंसान मिलेगा कहाँ। तब वह अपनी एम्परर डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करके पूरे इलाके को स्कैन करता है। कुछ ही पल में उसे अपना लक्ष्य मिल जाता है और वह सुनहरी रोशनी के साथ वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में ये चेन नाम का एक युवा लड़का बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़ा होता है। उसके सामने लियू रुयान खड़ी होती है और उसके हाथ में ये चेन की निकाली गई सुप्रीम बोन होती है। लियू रुयान ठंडे अंदाज में कहती है कि उसकी कमजोर फैमिली इस पवित्र चीज की रक्षा नहीं कर सकती थी, इसलिए उनके सेक्ट का इसे ले लेना उसके लिए सम्मान की बात है। यह सुनकर ये चेन गुस्से से खून थूकते हुए उसे याद दिलाता है कि बचपन से उनकी सगाई हुई थी और उसने अपनी सारी संसाधन और मदद उसी पर खर्च की थी। वह उस पर धोखा देने का आरोप लगाता है और कहता है कि उसने जियांग सेक्ट के एल्डर्स के साथ मिलकर उसकी सुप्रीम बोन छीन ली और उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया। लियू रुयान बेरहमी से जवाब देती है कि इस दुनिया में कमजोर हमेशा ताकतवर का शिकार बनता है। इसके बाद वह ली झांगलाओ को आदेश देती है कि ये चेन को तुरंत मार दिया जाए ताकि कोई सबूत न बचे। ली झांगलाओ तलवार निकालकर आगे बढ़ता है। ये चेन निराश होकर चिल्लाता है कि क्या इस दुनिया में अब कोई न्याय नहीं बचा। वह मरना नहीं चाहता और हार भी नहीं मानना चाहता। जैसे ही ली झांगलाओ तलवार से वार करने वाला होता है, अचानक दो उंगलियां उसकी तलवार की धार को पकड़ लेती हैं। अगले ही पल एक जबरदस्त झटका पैदा होता है। वहां लिनजी प्रकट हो जाता है। वह सिर्फ एक उंगली से ली झांगलाओ की तलवार को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह देखकर ये चेन हैरान रह जाता है। उसी समय सिस्टम ये चेन को स्कैन करता है और बताता है कि यही असली सन ऑफ फॉर्च्यून है। भले ही उसकी सुप्रीम बोन निकाल ली गई हो, लेकिन वह भविष्य में एक बेहद शक्तिशाली कैओस स्वॉर्ड बॉडी में बदल सकता है। ली झांगलाओ गुस्से में पूछता है कि वह कौन है जो उनके सेक्ट के मामलों में दखल दे रहा है। वह लिनजी को वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन लिनजी शांत रहते हुए उसे चुप रहने और दफा हो जाने को कहता है। फिर वह एक विशाल सुनहरी ऊर्जा तरंग छोड़ देता है। उस ऊर्जा के संपर्क में आते ही ली झांगलाओ चीखते हुए धुएं में बदल जाता है। दूसरी तरफ लियू रुयान डर के मारे जमीन पर गिर पड़ती है। लिनजी उसके पास जाकर उसी के शब्द उसे वापस सुनाता है। वह कहता है कि अगर कमजोरी ही अपराध है तो ऐसी अमृता का क्या फायदा जो सिर्फ कमजोरों पर अत्याचार करना जानती हो। डरी हुई लियू रुयान तुरंत माफी मांगने लगती है और सारा दोष अपने सेक्ट पर डाल देती है, लेकिन लिनजी उसे नहीं छोड़ता। वह एक सुनहरी रोशनी से उसकी पूरी साधना नष्ट कर देता है। दर्द से लियू रुयान जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद लिनजी कहता है कि वह उसकी जान सिर्फ इसलिए छोड़ रहा है ताकि भविष्य में ये चेन खुद उससे बदला ले सके। साथ ही वह उसे जियांग सेक्ट जाकर यह संदेश देने को कहता है कि अगर किसी को शिकायत है तो सीधे उसके पास आए। यह सुनते ही लियू रुयान डरकर वहां से भाग जाती है। फिर लिनजी ये चेन की तरफ मुड़ता है और अपनी सुनहरी शक्ति दिखाते हुए कहता है कि अगर वह उसका पहला शिष्य बनने को तैयार है तो वह उसकी पूरी नींव दोबारा बना सकता है। ये चेन बिना देर किए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और जमीन पर झुककर लिनजी को अपना गुरु मान लेता है। तभी सिस्टम घोषणा करता है कि पहला शिष्य सफलतापूर्वक भर्ती हो गया है और शुरुआती संकट समाप्त हो चुका है। यह सुनकर लिनजी सोचता है कि अब शायद उसकी आराम वाली जिंदगी शुरू हो जाएगी। इसके बाद वह ये चेन को समझाता है कि जो सुप्रीम बोन उससे छीनी गई थी वह सिर्फ स्वर्ग द्वारा दी गई एक साधारण हड्डी थी। असली अजेय शक्ति किसी हड्डी में नहीं बल्कि इंसान के दिल के अंदर होती है। सच्ची ताकत हमेशा खुद की मेहनत से पैदा होती है। वह आगे बताता है कि कुनलुन सेक्ट के शिष्य न आसमान के सामने झुकते हैं और न ही धरती के सामने। ये बातें सुनकर ये चेन के अंदर नई उम्मीद पैदा हो जाती है। फिर लिनजी अपने हाथ से हरी रोशनी की ऊर्जा निकालकर ये चेन के शरीर में भेज देता है ताकि उसकी असली क्षमता जाग सके। हरी और सुनहरी ऊर्जा उसके पूरे शरीर के चारों तरफ घूमने लगती है।
ये चेन इस दर्दनाक बदलाव को सहने की पूरी कोशिश करता है। अचानक वह जोर से चीख उठता है क्योंकि उसके शरीर से एक भयंकर शक्ति का विस्फोट होता है और उसकी असली ताकत जाग जाती है। सिस्टम तुरंत लिंजी को बधाई देता है कि ये चेन ने सफलतापूर्वक कैओस स्वॉर्ड बॉडी को जागृत कर लिया है। खुश होकर ये चेन अपने गुरु का धन्यवाद करता है। लिंजी मुस्कुराकर उसे कहता है कि पहले पीछे वाली पहाड़ी पर जाकर नहा ले, साफ कपड़े पहन ले और कुछ लकड़ियां भी ले आए क्योंकि उसे खाना बनाना है। उधर जियांग सेक्ट में अचानक एक लाइफ टैबलेट टूट जाती है। सेक्ट मास्टर को पता चलता है कि ली झांगलाओ की लाइफ टैबलेट पूरी तरह चकनाचूर हो गई है। यह खबर सुनकर सेक्ट मास्टर आग बबूला हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक साधारण लड़के का पीछा करते हुए उनका इतना बड़ा एल्डर मारा गया। इसी दौरान लियू रुयान रोती हुई वहां पहुंचती है। वह बताती है कि ये चेन अभी भी जिंदा है और पहाड़ पर रहने वाले एक रहस्यमयी बूढ़े राक्षस जैसे आदमी ने ली झांगलाओ को मार दिया। इतना ही नहीं, उसने उसकी अपनी साधना भी छीन ली। यह सुनकर सेक्ट मास्टर गुस्से से दहाड़ उठता है। तभी एक एल्डर कहता है कि जो व्यक्ति ली झांगलाओ को इतनी आसानी से मार सकता है वह जरूर सोल प्रोफाउंड रियल्म या निर्वाण रियल्म का कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ होगा। लेकिन सेक्ट मास्टर इस बात को मानने से इनकार कर देता है। उसका कहना होता है कि इस इलाके में इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ हो ही नहीं सकता। जरूर कोई पुराना मरता हुआ दुश्मन होगा जिसने कोई गुप्त तरीका इस्तेमाल किया होगा। इसके बाद वह पूरे सेक्ट की शक्ति यानी शुआंतियन एरे को तैयार करने का आदेश देता है ताकि उस दुश्मन का पूरी तरह अंत किया जा सके। फिर वह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एल्डर को आदेश देता है कि वे 500 एलीट शिष्यों को लेकर युद्धपोत पर सवार हों और उस पहाड़ को पूरी तरह नष्ट कर दें। आखिर में सेक्ट मास्टर आदेश देता है कि ये चैन और उस बूढ़े मॉन्स्टर के शरीर के टुकड़े उसके सामने लाए जाएं। सभी शिष्य एक साथ आदेश का पालन करने की बात कहते हैं। इसके बाद उनका विशाल युद्धपोत बादलों के बीच उड़ान भरता है और सीधे कुनलुन सेक्ट की तरफ बढ़ जाता है। ये चैन एक चमकती हुई लाल रंग की लकड़ी पर पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चला रहा होता है। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद भी लकड़ी पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए वह परेशान होकर अपने शिजुन से पूछता है कि आखिर यह कौन सा पेड़ है। दूसरी तरफ शिजुन आराम से रॉकिंग चेयर पर बैठे चाय पी रहे होते हैं। वे बताते हैं कि यह ज्यूतियान पंताओ शेनमू है, एक ऐसा दिव्य पेड़ जो बेहद सख्त है। इसमें आग भी ठीक से नहीं लगती और यह सिर्फ पानी उबालने के काम आता है। यह नाम सुनते ही ये चेन हैरान रह जाता है। तभी अचानक आसमान में काले बादल जमा होने लगते हैं और एक विशाल भंवर बनना शुरू हो जाता है। कुछ ही पलों बाद आसमान में उड़ते हुए विशाल किले और युद्धपोत दिखाई देते हैं। जियांग सेक्ट का एक सफेद बालों और दाढ़ी वाला एल्डर जहाज के किनारे खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है। वह कहता है कि अंदर जो भी है तुरंत ये चेन को उनके हवाले कर दो, अपनी खेती यानी कल्टीवेशन खुद खत्म कर दो और घुटनों के बल मौत स्वीकार कर लो ताकि तुम्हारी लाशें सही सलामत रखी जा सकें। यह सुनकर ये चेन अपने शिजुन के सामने हाथ जोड़कर झुक जाता है। वह कहता है कि यह सारी मुसीबत उसकी वजह से आई है, इसलिए वह खुद पहाड़ से नीचे जाकर दुश्मनों का सामना करना चाहता है। तभी शिजुन अपना चाय का कप मेज पर रखते हैं और धीरे से खड़े हो जाते हैं। चलते हुए वे कहते हैं कि क्या कुछ मक्खियों जैसे लोगों के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डाल दोगे। वे बताते हैं कि कुनलुन सेक्ट के शिष्य महान प्रतिभाओं को दबाने और उनसे आगे निकलने के लिए होते हैं, न कि ऐसे कचरे पर समय बर्बाद करने के लिए। इसके बाद शिजुन लकड़ियों के ढेर के पास जाते हैं और वही फूलों वाली लकड़ी अपने हाथ में उठा लेते हैं। फिर वे उसमें अपनी सुनहरी शक्ति भर देते हैं। अगले ही पल वह साधारण लकड़ी एक बेहद सुंदर और चमकती हुई तलवार में बदल जाती है। शिजुन उसे ये चेन की तरफ फेंकते हुए कहते हैं, तलवार पकड़ो। ये चेन उस चमकती हुई तलवार को देखकर हैरान रह जाता है। तलवार से लगातार सुनहरी रोशनी निकल रही होती है। दूसरी तरफ शिजुन दोबारा अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बड़े शिष्य होने के नाते तुम्हें अपनी पहली लड़ाई शानदार तरीके से जीतनी चाहिए। फिर वे आंखें बंद करके कहते हैं कि किसी खास मार्शल तकनीक की जरूरत नहीं है, बस अपनी पूरी ताकत से एक वार करना। ये चेन तुरंत आदेश मानकर वहां से निकल जाता है। उधर जांग सेक्ट का एल्डर उसे डरपोक समझता है और पूरे पहाड़ को मिटाने के लिए एक विशाल लाल रंग का जादुई घेरा सक्रिय कर देता है। तभी एक शिष्य एल्डर को बताता है कि कोई पहाड़ से नीचे आ रहा है। सबकी नज़रें उस तरफ जाती हैं और वे देखते हैं कि ये चेन हाथ में वही चमकती हुई लकड़ी लिए बिल्कुल शांत भाव से नीचे उतर रहा है। उसे देखकर जियांग सेक्ट के सभी शिष्य जोर जोर से हंसने लगते हैं। वे मजाक उड़ाते हैं कि सुप्रीम बोन निकलने के बाद शायद इसका दिमाग भी खराब हो गया है, तभी यह एक लकड़ी की टहनी लेकर माफी मांगने आ गया है। एल्डर भी उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि उसके पीछे जो महान विशेषज्ञ है वह कहाँ है, क्या वह डर गया और तुम्हें बलि का बकरा बनाकर भेज दिया। यह कहते हुए एल्डर अपने हाथ में लाल रंग की शक्ति इकट्ठा करने लगता है ताकि ये चेन को खत्म कर सके।
लेकिन ये चेन शांत आवाज में कहता है कि आज वह कुनलुन सेक्ट की तरफ से उन सभी को मौत के घाट उतार देगा। इतना कहकर वह तलवार बनी लकड़ी को ऊपर उठाता है और आसमान की तरफ एक जबरदस्त सुनहरी ऊर्जा का वार कर देता है। यह दृश्य देखकर जियांग सेक्ट के एल्डर की आंखें डर से फैल जाती हैं। सुनहरी ऊर्जा की किरण सीधे उनके विशाल उड़ते हुए युद्धपोत के बीचों बीच से गुजर जाती है और उसे दो हिस्सों में काट देती है। अगले ही पल वह विशाल जहाज बीच से टूटकर बादलों के बीच गिरने लगता है। ये चैन खुद भी हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक साधारण लकड़ी की टहनी इतनी भयानक शक्ति दिखा सकती है। वह तुरंत जमीन पर बैठकर अपने शिजुन की महानता की तारीफ करने लगता है। दूसरी तरफ शिजुन आराम से कुर्सी पर लेटे हुए सोचते हैं कि लकड़ी काटने जैसे छोटे काम में भी इस शिष्य ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। इसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कुछ समय बाद शिजुन एक सुंदर झील के किनारे दिखाई देते हैं। उनके हाथ में मछली पकड़ने की छड़ी होती है और साथ में एक जला हुआ काला भेड़िया जैसा दैवीय जानवर भी होता है। शिजुन सिस्टम से पूछते हैं कि यह फिशिंग रॉड मजबूत तो है ना। सिस्टम लड़की जैसी आवाज में जवाब देता है कि यह लाखों साल पुराने शियांतियान गुजू से बनी है। इसकी डोरी प्राचीन सच्चे ड्रैगन के नसों से बनाई गई है और कांटा दिव्य तांबे से बना है। इसकी मदद से तो सितारों तक को पकड़ा जा सकता है। यह सुनकर शिजुन कहते हैं कि बस टूटनी नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है। फिर वे आराम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं जबकि उनका भेड़िया एक विशाल जलती हुई हड्डी चबा रहा होता है। इसी बीच दृश्य अपर रियलम में पहुंच जाता है। वहां हानबिंग एम्प्रेस सु छिंगहान गंभीर रूप से घायल हालत में उड़ रही होती है। वह गुस्से में तियांशु पर आरोप लगाती है कि उसने अपनी निजी इच्छाओं के लिए धोखा दिया और अंधेरी शक्तियों के साथ हाथ मिला लिया। अचानक एक काली तलवार उसके सीने को आर पार कर देती है और खून बहने लगता है। लेकिन सु छिंगहान हार नहीं मानती। वह कहती है कि वह मर नहीं सकती और तुरंत अपने हाथों से एक लाल रंग की सील बनाती है। इसके बाद वह अपने सम्राट रक्त यानी एम्परर ब्लड का उपयोग करके अंतरिक्ष को तोड़ देती है और लाल रोशनी बनकर एक विशाल ब्रह्मांडीय भंवर के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसी समय शिजुन की झील के ऊपर आसमान में दरार पड़ जाती है और लाल रोशनी की बारिश होने लगती है। शिजुन ऊपर देखते हैं और अगले ही पल एक नीली रोशनी सीधे झील में गिरती है जिससे पानी और खून का बड़ा विस्फोट होता है। शिजुन अफसोस करते हैं कि उनकी मछली भाग गई। फिर वे झील के किनारे जाते हैं जहां सु छिंगहान एक सुनहरे कमल के अंदर बेहोश तैर रही होती है। शिजुन उसके घाव देखकर कहते हैं कि अगर कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। इसके बाद वे उसकी जान बचाने के लिए उसके माथे पर एक बूंद टपका देते हैं। होश में आते ही सु छिंगहान झटके से शिजुन का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें दुश्मन समझकर कहती है कि उसे मत छुओ। लेकिन शिजुन बिल्कुल शांत रहते हैं। वे कहते हैं कि अपनी तलवार नीचे करो, तुमने मुझे फिशिंग फ्लोट देखने से रोक दिया है। यह सुनकर सु छिंगहान अपनी तलवार नीचे कर देती है। फिर उसकी नज़र झील के पानी पर पड़ती है और वह दंग रह जाती है। उसे पता चलता है कि यह साधारण पानी नहीं बल्कि क्रिएशन कैओस लिक्विड है जिसकी सिर्फ एक बूंद के लिए अपर रियलम में भयंकर युद्ध छिड़ सकता है, जबकि यहाँ पूरा तालाब इससे भरा हुआ है। इसके बाद वह शिजुन की बैंगनी बांस से बनी फिशिंग रॉड देखती है और पहचान जाती है कि यह लाखों साल पुरानी दिव्य वस्तु है। फिर उसकी नज़र फिशिंग लाइन पर जाती है जहाँ से ड्रैगन जैसी रोशनी और आवाज़ निकल रही होती है। तभी उसे समझ आता है कि यह प्राचीन सच्चे ड्रैगन की नसों से बनी हुई है। अब उसके मन में डर पैदा होने लगता है। वह सोचती है कि आखिरी ऐसा ड्रैगन तो बहुत पहले खत्म हो चुका था, तो फिर यह जगह कौन सी है और यह रहस्यमयी व्यक्ति आखिर कौन है। इसके बाद शिजुन उसे समझाते हैं कि उस पर हमला हुआ, वह घायल हुई और यहाँ आ गिरी। उसके मन में डर और नफरत होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर वह अपनी नफरत में खुद को बंद कर लेगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। वे कहते हैं कि धोखा देना धोखेबाज की कमजोरी है, जबकि माफ़ करना ताकतवर लोगों का तरीका होता है। अगर नफरत तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल देगी तो तुम हमेशा किस्मत की कठपुतली बनी रहोगी। फिर शिजुन कहते हैं कि उन्होंने उसकी जान इसीलिए बचाई क्योंकि उसका समय अभी खत्म नहीं हुआ था, न कि इसलिए कि वह उनके इलाके में आकर परेशानी करे। यह बातें सुनकर सु छिंगहान शर्मिंदा हो जाती है। वह सिर झुकाकर उनका धन्यवाद करती है और कहती है कि उन्होंने उसकी जान भी बचाई और सही रास्ता भी दिखाया। उसी समय सिस्टम सक्रिय हो जाता है और बताता है कि डॉटर ऑफ फॉर्च्यून सु छिंगहान अपने गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान और कृतज्ञता महसूस कर रही है, इसलिए शिष्य बनाने की शर्त पूरी हो चुकी है। यह सुनकर शिजुन सोचते हैं कि दूसरा शिष्य तो खुद चलकर उनके पास आ गया। फिर वे सु छिंगहान से कहते हैं कि उसकी नींव और हड्डियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन काम चल सकता है। कुनलुन सेक्ट में एक और शिष्य की ज़रूरत है, इसलिए पूछते हैं कि क्या वह उनकी शिष्या बनना चाहेगी। यह सुनते ही सु छिंगहान खुशी से घुटनों के बल बैठ जाती है और प्रणाम करके कहती है कि शिष्या। सु छिंगहान अपने गुरु को प्रणाम करती है।
शिजुन उसे उठने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि अब वह कुनलुन सेक्ट की दूसरी शिष्या है। फिर वे उसे सामने वाले आंगन में जाकर अपने बड़े भाई यानी पहले शिष्य ये चेन से मिलने के लिए कहते हैं ताकि वह उसे यहाँ के बारे में समझा सके। उधर चलते हुए सुछिंघान भी सोचती है कि जब यहाँ क्रिएशन कैओस लिक्विड का तालाब और किलिन जैसे दिव्य जीव मौजूद हैं तो गुरु का पहला शिष्य कितना भयानक और शक्तिशाली होगा। आखिरकार वह आंगन के पास पहुंचती है और सामने देखती है कि वहां कोई खड़ा है। वह रुककर ध्यान से देखने लगती है ताकि उस महान प्रतिभा को देख सके, लेकिन अगले ही पल वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसके सामने ये चेन साधारण कपड़ों में झाड़ू लगाता हुआ दिखाई देता है। जब वह उसकी कल्टीवेशन देखती है तो पता चलता है कि वह सिर्फ शेनहाई रियल्म के शुरुआती स्तर पर है। यह देखकर सु छिंगहान को जोरदार झटका लगता है। वह यकीन नहीं कर पाती कि यही शिजुन के बड़े शिष्य ये चेन हैं। उसी समय ये चेन झाड़ू रोकता है और मुड़कर उसकी तरफ देखने लगता है। ये चेन हाथ में झाड़ू पकड़े हुए सु छिंगहान के सामने झुककर कहता है, शायद आप मेरी दूसरी जूनियर सिस्टर हैं। मेरा नाम ये चेन है और मैं शिजुन का सबसे बड़ा शिष्य हूँ। क्या आपके घाव अब ठीक हैं? लेकिन सु छिंगहान का रवैया बिल्कुल अलग होता है। वह गुस्से में अपनी नीली ऊर्जा छोड़ देती है और कहती है, कौन तुम्हारी जूनियर सिस्टर है? साधना की दुनिया में हमेशा वही सम्मान पाता है जो ज्यादा ताकतवर और ज्यादा काबिल होता है। इसके बाद वह ये चेन के करीब आती है और उसकी शक्ति का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह तो सिर्फ शेनहाई रियल्म के शुरुआती स्तर पर है। उसकी नींव भी हाल ही में दोबारा बनाई गई लगती है। वह साफ कह देती है कि वह सिर्फ महान शिजुन का सम्मान करती है, किसी कमजोर व्यक्ति का नहीं। फिर सुछिंगहान सीधे ये चेन को चुनौती देती है। वह कहती है कि अगर उसे बड़ा शिष्य बनना है तो पहले ऐसी ताकत दिखानी होगी जो उसे संतुष्ट कर सके। इसलिए दोनों के बीच मुकाबला होगा और जो जीतेगा वही बड़ा शिष्य कहलाएगा। ये चेन शांत भाव से जवाब देता है, असली अजेयता हड्डियों में नहीं बल्कि दिल के अंदर होती है। अगर जूनियर सिस्टर लड़ना चाहती है तो बड़े भाई होने के नाते मैं आखिरी सांस तक तैयार हूँ। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते समय सु छिंगहान मन ही मन सोचती है कि ये चेन की स्वॉर्ड बॉडी सच में बहुत शानदार और शक्तिशाली है। शायद इसी वजह से शिजुन ने उसे अपना पहला शिष्य चुना होगा। लेकिन अगले ही पल वह अपनी बर्फ की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कहती है, सिर्फ इतनी ताकत से तुम मुझे नहीं हरा सकते। एब्सोल्यूट डीप फ्रीज। चारों तरफ बर्फ से बनी उड़ती हुई तलवारें दिखाई देने लगती हैं। दूसरी तरफ ये चेन बिना डरे उनकी तरफ बढ़ता है और कहता है, तो आ जाओ। दोनों की शक्तियां आपस में टकराती हैं और एक जबरदस्त विस्फोट होता है। धमाके के बाद पूरे आंगन में धूल उड़ने लगती है, जमीन टूट जाती है और दोनों के बीच एक पुरानी किताब आकर गिरती है। लड़ाई के बाद दोनों जमीन पर बैठे हुए जोर जोर से सांस ले रहे होते हैं। उसी समय सेक्ट का बड़ा लकड़ी का दरवाजा खुलता है और सफेद बालों वाले शिजुन जम्हाई लेते हुए बाहर निकलते हैं। वे आसपास का हाल देखकर कहते हैं, क्या सुबह सुबह घर तोड़ने का इरादा है? शिजुन को देखते ही ये चेन और सु छिंगहान तुरंत घुटनों के बल बैठ जाते हैं और सम्मान से उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन शिजुन नाराज होकर कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें सेक्ट में इसलिए शामिल किया था कि तुम दोनों एक दूसरे को मारने लगो? सु छिंगहान जवाब देती है, शिजुन, साधना की दुनिया का नियम यही है कि ताकतवर जीतता है। अगर इनकी ताकत मुझसे कम है तो ये सबको कैसे संतुष्ट करेंगे? मैं तो सिर्फ नियमों के अनुसार काम कर रही थी। यह सुनकर शिजुन उनके पास आते हैं और सख्त आवाज में कहते हैं, नियम? मेरे कुनलुन सेक्ट में मेरी बात ही सबसे बड़ा नियम है। इसके बाद वे दोनों को बाहरी दुनिया की सच्चाई समझाते हैं। वे कहते हैं कि बाहर लोग किसी छोटी सी जड़ी बूटी या अधूरी तकनीक के लिए एक दूसरे का खून बहा देते हैं। कई बार बाप और बेटा भी दुश्मन बन जाते हैं। अगर कोई इसे साधना कहता है तो वह गलत है, क्योंकि यह तो सिर्फ जंगल का कानून है। शिजुन आगे कहते हैं, याद रखो, हमारा कुनलुन सेक्ट कोई जहरीली जगह नहीं है जहां बुरे लोग पाले जाएं। यह एक परिवार है, एक ऐसा घर जहां तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों तक की उम्मीद छोड़ सकते हो। फिर वे समझाते हैं कि उनकी तलवारें एक दूसरे पर नहीं उठनी चाहिए। उन्हें उन लोगों के खिलाफ उठना चाहिए जो कमज़ोरों पर अत्याचार करते हैं, उन परिवारों के खिलाफ जो इंसानी जान को कचरे जैसा समझते हैं, और उन अंधेरी ताकतों के खिलाफ जो दुनिया को नष्ट करना चाहती हैं। वे कहते हैं, ताकतवर लोगों का काम कमज़ोरों की रक्षा करना है और कमज़ोरों में मुश्किलों का सामना करने का साहस होना चाहिए। एक ही सेक्ट के सदस्य होने के नाते उन्हें इस बात की प्रतियोगिता करनी चाहिए कि किसने ज़्यादा दुश्मनों को हराया और किसने ज़्यादा साथियों की रक्षा की। शिजुन आगे कहते हैं, मैंने जो शक्ति तुम्हें दी है उसका इस्तेमाल किसी छोटे से पद या वरिष्ठता के लिए आपस में लड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। यह सुनकर ये चेन तुरंत अपनी गलती मान लेता है। वह कहता है कि शिजुन बिल्कुल सही कह रहे हैं और वह मूर्ख था जो सेक्ट के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाने लगा। फिर वह सु छिंगहान की तरफ देखकर कहता है, चाहे जूनियर सिस्टर मेरे बारे में कुछ भी सोचे, वह हमेशा कुनलुन सेक्ट का हिस्सा रहेगी। अगर कोई बाहरी दुश्मन आया तो सबसे पहले मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा।
ये शब्द सुनकर सु छिंगहान भावुक हो जाती है। उसे अपना अतीत याद आता है, जब तियांशु ने उसे धोखा दिया था। लेकिन यहाँ ये चेन एक ऐसे साथी के लिए भी जान देने को तैयार है जिसे वह अभी अभी मिला है। तभी उसे एहसास होता है कि असली ताकत अपने ही लोगों से लड़ने में नहीं बल्कि बाहरी दुश्मनों का सामना करने में होती है। वह सिर झुकाकर कहती है, शिजुन, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद सु छिंगहान ये चेन के सामने झुकती है और सम्मान से कहती है। सु छिंगहान अपने बड़े भाई को प्रणाम करती है। अभी जो गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये चैन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, कोई बात नहीं, अब से हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। दोनों को समझाने के बाद शिजुन कहते हैं, ठीक है, अब जब गलती मान ली है तो पूरा आंगन साफ करो। फिर वे ज़मीन पर पड़ी पुरानी किताब की तरफ इशारा करके बताते हैं कि वह किताब उन्होंने मेज़ के नीचे संतुलन बनाने के लिए रखी थी, लेकिन उनकी लड़ाई की वजह से मेज़ फिर हिलने लगी है। शिजुन वह किताब उन्हें देते हुए कहते हैं कि उसे पढ़ लेना ताकि बाहर जाकर लड़ाई करते समय उनकी बदनामी न हो। यह कहकर शिजुन वहां से चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही सु छिंगहान किताब खोलकर देखती है वह दंग रह जाती है। वह देखती है कि उसमें इम्मोर्टल किंग दाओ की बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली तकनीकें लिखी हुई हैं। ऐसी किताब के एक हिस्से के लिए भी बाहर की दुनिया में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ छिड़ सकती हैं, लेकिन शिजुन ने उसे मेज के नीचे रखने के लिए इस्तेमाल किया था। यह देखकर दोनों शिष्य शिजुन की तरफ झुककर कहते हैं कि उनके इस उपकार के लिए वे अपनी जान तक देने को तैयार हैं। इसी दौरान दृश्य जियांग सेक्ट की तरफ बदल जाता है। वहां एक व्यक्ति घबराकर रिपोर्ट देता है कि उनकी पूरी सेना खत्म हो चुकी है। ग्रेट एल्डर और बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति हैरान रह जाता है। वह कहता है कि यह असंभव है। आखिर 500 खास योद्धा और 3 शेन्हाई रियल्म विशेषज्ञ बिना कोई मदद का संकेत भेजे कैसे मारे जा सकते हैं। तभी एक एल्डर कहता है कि नानहुआंग के पहाड़ों में जरूर कोई भयानक दुष्ट जादूगर या दानव छिपा हुआ है जो पूरे क्षेत्र की साधना शक्तियों को चुनौती दे रहा है। यह सुनते ही सेक्ट मास्टर आदेश देता है कि तुरंत सभी 4 छोटे सेक्ट्स को सबसे बड़े स्तर का दानव विनाश आदेश भेजा जाए। वह कहता है कि सभी को बताया जाए कि कुनलुन पर्वत पर एक भयानक दुष्ट मौजूद है जो नानहुआंग की आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करना चाहता है और जियांग सेक्ट अपनी पूरी शक्ति के साथ इस युद्ध में हिस्सा लेगा। इसके बाद वह जियांग शुआंतियान एरे का नक्शा निकालने का आदेश देता है और कहता है कि सभी सेक्ट मिलकर उस दुश्मन का अंत करेंगे। सेक्ट मास्टर घोषणा करता है कि वह 3000 साधकों को इकट्ठा करेगा और चाहे पूरे पहाड़ को इंच इंच खोदना पड़े, उस दानव को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ कुनलुन सेक्ट में माहौल बिल्कुल अलग होता है। यहाँ ये चेन एक बड़े बर्तन में खाना बना रहा होता है। तभी शिजुन उसे कहते हैं, ये चेन, आग थोड़ी कम करो। यह प्राचीन चिंगतियान डाली काऊ के मज्जा का सूप है। अगर आग ज़्यादा तेज हुई तो इसके अंदर मौजूद तकनीकें और नियम नष्ट हो जाएंगे। ये चेन तुरंत जवाब देता है, जी शिजुन। यह सब देखकर सु छिंगहान फिर से हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि 9 हेवंस स्टार हर्ब, गोल्डन विंग्ड दापेंग का मांस और फायर सोल मैरो जैसी अनमोल चीज़ें जिन्हें पाने के लिए पूरी दुनिया पागल रहती है, यहाँ उनसे हॉटपॉट बनाया जा रहा है। तभी ये चेन उसे आवाज़ देता है और कहता है, छिंगहान, कहाँ खो गई? इस स्टार हर्ब को सिर्फ 3 सेकंड गर्म पानी में डालकर खाना है। ज़्यादा पक गई तो इसका असर खराब हो जाएगा। इसके बाद सु छिंगहान शिजुन से पूछती है कि इतनी कीमती चीज़ों को इस तरह खाना क्या बर्बादी नहीं है? अगर इन्हें दवा बनाने में इस्तेमाल किया जाए तो शायद ज़्यादा फायदा हो सकता है। यह सुनकर शिजुन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर साधना का मतलब सिर्फ लड़ना और मरना रह जाए तो उसका क्या फ़ायदा? या फिर सारी ज़िंदगी अच्छी चीज़ों को स्टोर रूम में बंद रखो और मरने से पहले निकालो तो उसका भी क्या मतलब है? वे समझाते हैं कि बाहरी दुनिया के लोग संसाधनों के गुलाम बन चुके हैं और इंसानियत को भूल गए हैं, लेकिन कुनलुन सेक्ट अलग है। यहाँ चाहे कोई संसाधन कितना भी कीमती क्यों न हो, वह सिर्फ एक वस्तु है। परिवार के साथ बैठकर शांति से गर्म खाना खाना किसी भी जादुई दवा से ज़्यादा मूल्यवान है। आखिर में शिजुन कहते हैं कि जीवन का रास्ता हमेशा साफ होता है। चीज़ों को स्वाभाविक रहने दो और अपने दिल की गर्माहट को कभी खत्म मत होने दो, ताकि समय के साथ तुम्हारा दिल भी कठोर न बन जाए। यह सुनकर ये चेन और सु छिंगहान दोनों सम्मान से झुक जाते हैं और शिजुन का धन्यवाद करते हैं। लेकिन तभी अचानक बाहर आसमान से एक जोरदार आवाज़ गूंजती है। आवाज़ कहती है, कुनलुन पर्वत के दानवों, सुनो, आज जियांग सेक्ट और बाकी चारों सेक्ट्स के 3000 तलवारबाज यहाँ पहुँच चुके हैं। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब बाहर आओ। कुनलुन सेक्ट के ऊपर अचानक एक बड़ा हमला शुरू हो जाता है। आसमान में उड़ता हुआ लाल बालों वाला एक दुश्मन जोर से चिल्लाता है और कहता है कि जो खजाना चुराया गया है उसे तुरंत उनके हवाले कर दिया जाए।
इसके बाद वह अपनी जियांगशुआन ग्रेट फॉर्मेशन को सक्रिय करने का आदेश देता है। उधर कुनलुन सेक्ट में छिंग हान आराम से खाना खा रही होती है, लेकिन जैसे ही उसे बाहर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, वह गुस्से में अपनी बर्फ वाली जादुई तलवार निकाल लेती है। वह कहती है कि इन कीड़े मकोड़ों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने शिजुन के खाने में बाधा डाल दी। फिर वह ये चेन से कहती है कि वह शिजुन के लिए मांस भूनता रहे, जबकि वह जाकर उन सभी दुश्मनों का अंत करती है। लेकिन ये चेन उसे रोक देता है। वह कहता है कि ऐसा काम उसे करने दो ताकि उसके हाथ गंदे न हों। तभी उनके शिजुन दोनों को शांत रहने के लिए कहते हैं। वे बताते हैं कि खाना ठंडा हो रहा है और बेकार की बातों में समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद शिजुन आसमान में बन रहे विशाल पोर्टल की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ऐसे मामूली दुश्मनों के लिए उनके शिष्यों को खुद लड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर वे पास बैठे एक काले भेड़िए की तरफ देखते हैं जिसके शरीर पर सुनहरी दिव्य रेखाएं बनी होती हैं। शिजुन उसे आदेश देते हैं कि जाकर थोड़ा शोर कम करे ताकि पहाड़ के नीचे मौजूद फूल और घास न जल जाएं। इतना कहकर शिजुन आराम से मांस खाना शुरू कर देते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि दापेंग का मांस सच में बहुत स्वादिष्ट है। दूसरी तरफ वह भेड़िया आगे बढ़ता है। उसे देखकर लाल बालों वाला दुश्मन जोर से हंसने लगता है। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लगता है उस बूढ़े जादूगर को अपनी मौत का अंदाज़ा हो गया है, तभी उसने खुद आने के बजाय अपना पालतू कुत्ता भेज दिया। गुस्से में वह अपनी फॉर्मेशन को हमला करने का आदेश देता है। अगले ही पल गुलाबी रंग की एक विशाल ऊर्जा किरण भेड़िए पर गिरती है, लेकिन भेड़िया बिना किसी परेशानी के उस हमले को झेल लेता है। फिर वह आसमान की तरफ मुंह खोलकर आग की एक भयानक लपट छोड़ता है। यह आग सीधे दुश्मनों के उड़ते हुए जहाज़ों से टकराती है और देखते ही देखते उनमें आग लग जाती है। दुश्मन सैनिक घबराकर चिल्लाने लगते हैं कि उनके जादुई हथियार पिघल रहे हैं और उनकी आध्यात्मिक शक्ति जल रही है। लाल बालों वाला नेता भी डर जाता है। वह भेड़िए से निकलने वाला दबाव महसूस करके समझ जाता है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एक प्राचीन दिव्य पशु है। अब उसका सारा घमंड खत्म हो जाता है। वह डरकर दया की भीख मांगने लगता है और कहता है, सीनियर मेरी जान बख्श दीजिए। लेकिन अगले ही पल एक भयंकर विस्फोट होता है और पूरा दुश्मन दल पूरी तरह नष्ट हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद भेड़िया आराम से जम्हाई लेता है और जमीन पर लेट जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उधर खाने की मेज पर यह चेन छिंग हान से कहता है कि उसे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। वह बताता है कि कुनलुन सेक्ट में तो अगर एक कुत्ता भी बाहर चला जाए तो पूरे इलाके को हिला सकता है। शिजुन दोनों को जल्दी खाना खत्म करने के लिए कहते हैं ताकि खाना ठंडा न हो जाए। खाने के बाद शिजुन अपनी आराम कुर्सी पर लेट जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। तभी उनके सामने सिस्टम की स्क्रीन दिखाई देती है। सिस्टम बताता है कि झोंगजो और नानहुआंग के बीच जल्द ही तियानहुआंग सीक्रेट रियल्म खुलने वाला है। साथ ही एक नया मुख्य मिशन भी मिलता है जिसका नाम है मिंगयांग तियानशा, यानी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होना। मिशन में बताया जाता है कि शिष्यों को सीक्रेट रियल्म में भेजकर वहां मौजूद प्राचीन देव अंडा हासिल करना होगा और कुनलुन सेक्ट का नाम रोशन करना होगा। सफलता मिलने पर 10,000 सेक्ट प्रतिष्ठा अंक और एक विशेष एरे अपग्रेड स्क्रॉल इनाम के रूप में मिलेगा। शिजुन मन ही मन सोचते हैं कि सिस्टम कितना ध्यान रखने वाला है, जो उनके शिष्यों के लिए सब कुछ पहले से तैयार कर रहा है। इसके बाद वे आंखें खोलते हैं और ये चेन तथा छिंग हान को बुलाते हैं। दोनों शिष्य रोशनी की किरणों की तरह आसमान से उतरते हैं और सम्मान के साथ शिजुन को प्रणाम करके पूछते हैं कि उनका क्या आदेश है। शिजुन चाय पीते हुए बताते हैं कि झोंगझो के पास तियानहुआंग सीक्रेट रियल्म खुलने वाला है। वहाँ एक प्राचीन पत्थर का अंडा मौजूद है जिसका संबंध कुनलुन सेक्ट से है, इसलिए वे दोनों को वहाँ जाकर उसे वापस लाने का आदेश देते हैं। साथ ही शिजुन उन्हें 3 महत्वपूर्ण नियम भी बताते हैं। पहला नियम यह है कि कभी भी कमज़ोर लोगों पर अत्याचार नहीं करना और निर्दोष लोगों की हत्या नहीं करनी। दूसरा नियम यह है कि अगर वहाँ कोई होली लैंड के लोग दूसरों का हक छीनने की कोशिश करें तो उनके पीछे कितना भी बड़ा समर्थन क्यों न हो, उन्हें सबक जरूर सिखाना। तीसरा नियम यह है कि अगर जीत ना सको तो पीछे हट जाना, और अगर पीछे हटना भी संभव न हो तो वह जेड स्लिप तोड़ देना जो उन्होंने दी है। इसके बाद शिजुन मुस्कुराकर कहते हैं, हम कुनलुन सेक्ट वाले किसी से झगड़ा शुरू नहीं करते, लेकिन किसी से डरते भी नहीं हैं। फिर वे आगे कहते हैं, अगर आसमान भी टूटकर गिर जाए तब भी तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यह सुनकर ये चेन भरोसे के साथ कहता है कि जो भी कुनलुन सेक्ट के रास्ते में आएगा वह जिंदा वापस नहीं जाएगा। छिंग हान भी वादा करती है कि वह सेक्ट की प्रतिष्ठा को कभी खराब नहीं होने देगी। इसके बाद शिजुन दोनों की सुरक्षा के लिए 2 दिव्य खजाने हवा में उछालते हैं। एक जेड तलवार ताबीज ये चेन के हाथ में पहुंच जाता है, जबकि एक नीला रत्न छिंग हान के माथे पर आकर लग जाता है। दोनों शिष्य तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वे तियानहुआंग सीक्रेट रियल्म के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। वहां बड़ी संख्या में साधक मौजूद होते हैं, लेकिन एक विशाल जादुई अवरोध उन्हें अंदर जाने से रोक रहा होता है।
उसी समय आसमान से सुनहरे रथ और बर्फीले कमल उतरते हैं। यह देखकर सभी समझ जाते हैं कि तीन महान होली लैंड के लोग पहुंच चुके हैं। भीड़ में मौजूद एक बुजुर्ग साधक गुस्से में पूछता है कि जब यह सीक्रेट रियल्म किसी की निजी संपत्ति नहीं है तो फिर उन्हें अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है। इस पर ग्वांगहान होली लैंड की एक महिला रक्षक आगे आती है और घमंड से कहती है कि क्योंकि यह झोंगझोउ है और यहाँ उनके नियम ही कानून हैं। वह सभी को धमकी देती है कि तुरंत वहां से चले जाएं, नहीं तो सभी को मार दिया जाएगा। इतना कहकर वह आम लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी आसमान से एक शक्तिशाली हमला आता है और उसे पीछे धकेल देता है। सभी लोग मुड़कर देखते हैं तो वहाँ ये चेन और छिंगहान खड़े होते हैं। ये चेन पहले घायल लोगों की हालत पूछता है और फिर होली लैंड के लोगों की तरफ देखकर कहता है कि दुनिया की संपत्ति सभी की है और भाग्य हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है। वह उन्हें डाकुओं जैसा व्यवहार करने के लिए डांटता है और कहता है कि उन्होंने साधकों की प्रतिष्ठा को बदनाम कर दिया है। यह सुनकर होली लैंड की महिला रक्षक गुस्से से भर जाती है। वह अपने लोगों को आदेश देती है कि इस गांव के लड़के की आत्मा तक नष्ट कर दी जाए। तभी छिंगहान आगे बढ़कर ये चेन को रोकती है और कहती है कि ऐसे लोगों के लिए उन्हें अपनी तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद इनसे निपटेगी। इसके बाद छिंगहान अपनी बर्फ की दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए आगे बढ़ती है। वह एक शब्द बोलती है, घुटनों पर बैठ जाओ। उसकी आवाज के साथ ही सभी दुश्मन सैनिक जमीन में धंसते हुए घुटनों के बल गिर जाते हैं। यह देखकर होली लैंड की महिला पूरी तरह डर जाती है और पूछती है कि आखिर वे दोनों कौन हैं। वह अपनी पहचान बताकर उन्हें डराने की कोशिश करती है, लेकिन छिंगहान उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे एक जोरदार प्रहार से दूर फेंक देती है। फिर वह कहती है कि उसका मुंह बहुत खराब है, इसलिए वह उसके बड़ों की तरफ से उसे शिष्टाचार सिखा रही है। इसके बाद छिंगहान घोषणा करती है कि आज से इस सीक्रेट रियलम में हर कोई प्रवेश कर सकता है। वह सभी को चेतावनी देती है कि अगर किसी ने दोबारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी साधक खुशी से झूम उठते हैं और कुनलुन सेक्ट के दोनों शिष्यों की जमकर तारीफ करते हैं। भीड़ तुरंत सीक्रेट रियल्म के अंदर दौड़ पड़ती है। दूसरी तरफ होली लैंड का बचा हुआ नेता अपने आदमी को आदेश देता है कि वह पता लगाए कि ये दोनों आखिर हैं कौन। कुछ देर बाद उसे खबर मिलती है कि तलवार चलाने वाला युवक नानहुआंग के कुनलुन सेक्ट का नाम ले रहा था। यह सुनकर नेता गुस्से से भर जाता है और कसम खाता है कि वह सीक्रेट रियल्म के अंदर उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उधर ये चेन और छिंगहान सीक्रेट रियल्म के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं और प्राचीन देव अंडे की तलाश करते हैं। अचानक छिंगहान को एक दिशा से बेहद पुरानी और शक्तिशाली जीवन ऊर्जा महसूस होती है। साथ ही उसे ड्रैगन जैसी आवाज भी सुनाई देती है। वह तुरंत समझ जाती है कि यही वह प्राचीन देव अंडा है जिसके बारे में शिजुन ने बताया था। दोनों बिना समय गंवाए उसी दिशा में बढ़ जाते हैं। इसी दौरान एक और जगह कुछ ताकतवर लोग घायल और कमजोर साधकों को जबरदस्ती आगे धकेल रहे होते हैं ताकि उन्हें दुश्मनों के खिलाफ ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। कंगलू शेंगजी मासूम कल्टीवेटर्स को जंजीरों से बांधकर उनकी असली शक्ति यानी बेन्युआन को खींच रहा होता है। एक घायल कल्टीवेटर गुस्से में उसे चेतावनी देता है कि उसे इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन कंगलू शेंगजी हंसते हुए कहता है कि आखिर में जीतने वाला ही सही माना जाता है। इसके बाद वह उन लोगों को कीड़े मकोड़े कहकर उनका मजाक उड़ाता है और बताता है कि उनकी ऊर्जा की मदद से वह एक टाइगू शिक्सियोंग नाम के प्राचीन पत्थर जैसे जीव को जगाने वाला है। वह अपनी फॉर्मेशन की ताकत और बढ़ा देता है जिससे सारी ऊर्जा एक विशाल पत्थर के अंडे में जमा होने लगती है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और आसपास मौजूद कल्टीवेटर्स घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उसी समय कंगलू शेंगजी को किसी के आने का एहसास होता है और वह सतर्क होकर चिल्लाता है कि वहाँ कौन है। अचानक आसमान से ये चैन और उसकी सुनहरी नीली आंखों वाली शिमेई नीचे उतरते हैं। जमीन पर पहुंचते ही ये चैन ठंडे लेकिन गंभीर अंदाज में कहता है कि वह उसे मारने आया है। ये चैन बताता है कि उसके शिजुन ने उसे सिखाया है कि एक सच्चा कल्टीवेटर कभी आसमान और धरती के सामने नहीं झुकता बल्कि कमज़ोर लोगों की रक्षा करता है। वह शेंगदी के उन लोगों पर बेहद नाराज़ होता है जो धर्म और न्याय का दिखावा करते हैं। वह गुस्से में कहता है कि ये लोग शेंगदी का नाम लेकर अपने ही भाइयों का खून बहा रहे हैं। इतना कहकर वह अपनी चमकती हुई सुनहरी तलवार निकालता है और न्याय करने का ऐलान कर देता है। ये चेन साफ कहता है कि आज वह इन सभी शेंगदी के चेलों को खत्म कर देगा। यह सुनकर चंगलू शेंगजी बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और उसे घूरने लगता है। कंगलू शेंगजी कहता है कि अगर बाहर लाखों लोग भी होते तो शायद उसे चिंता होती, लेकिन इस गुप्त रेल्म के अंदर सिर्फ 2 लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। फिर वह पास खड़े श्वानहुआंग शेंगजी को बुलाता है और कहता है कि दोनों मिलकर इस जोड़ी को खत्म कर देते हैं। उसके बाद ताइगुशी लुआन के अंडे को दोनों आधा आधा बांट लेंगे। श्वानहुआंग शेंगजी तुरंत मान जाता है और एक विशाल सुनहरी सील निकालता है जो आसमान में चमकने लगती है।
लेकिन ये चेन अपनी तलवार से इतना शक्तिशाली वार करता है कि क्यांगलू शेंगजी उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है और पूछ बैठता है कि आखिर उसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये चेन शांत स्वर में जवाब देता है कि वह यह जानने के लायक नहीं है। इसके बाद वह एक जबरदस्त मुक्का मारता है और जुआनहुआंग शेंगजी की विशाल सुनहरी सील को चकनाचूर कर देता है। जुआनहुआंग शेंगजी दूर जाकर गिर पड़ता है। बाकी सभी शेंगजी के चेले भी जमीन पर ढेर हो जाते हैं। ये चेन की शिमे उसकी हुंडुन जानटियन यानी केओस स्वॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की भयानक शक्ति देखकर हैरान रह जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि अगर वह अपनी पिछली जिंदगी में भी इतनी शक्तिशाली होती तब भी शायद ये चेन का मुकाबला नहीं कर पाती। अपने शिजुन के इस अद्भुत शिष्य को देखकर वह पूरी तरह चौंक जाती है। उधर घायल कांगलू शेंगजी भागकर अंडे के पास पहुंचता है और एक टैलिस्मैन निकालता है। अंडे से अजीब रोशनी निकल रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि वह किसी भी समय टूट सकता है। ये चेन उसे दूर हटने के लिए कहता है, लेकिन चांगलू शेंगजी अंडे को छू लेता है। उसी पल अंडे से एक विशाल सुनहरा पंजा निकलता है और उसे उठाकर दूर एक गहरे गड्ढे में फेंक देता है। इसके बाद पूरा अंडा टूट जाता है और आसमान में एक बेहद विशाल और डरावना सुनहरा ड्रैगन ताइगू जेनलोंग प्रकट हो जाता है। जुआनहुआंग शेंगजी डर के मारे कांपते हुए कहता है कि टाइगू जेनलोंग गुस्से में आ गया है और अब यहाँ कोई भी जीवित नहीं बचेगा। विशाल ड्रैगन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सभी को घूरता है, फिर वह नीचे उतरता है और गुस्से से सांस छोड़ता है, जिससे पूरी धरती कांपने लगती है और हर कोई डर जाता है। लेकिन अगले ही पल सबकी उम्मीद के उलट वह विशाल ड्रैगन छोटा होकर ये चेन के कंधे पर बैठ जाता है। बच्चे जैसी मासूम आवाज में वह कहता है कि होंगमेंग की ऊर्जा बहुत स्वादिष्ट लग रही है, उसे भूख लगी है और वह मांस खाना चाहता है। ये चेन समझ जाता है कि यह ताइगू शिक्सियोंग जाति का सरदार है। उसकी शीमें बताती है कि होंगमेंग तियांजिंग ऊर्जा की वजह से यह उन्हें अपना साथी समझ रहा है। ये चेन हंसते हुए छोटे ड्रैगन से कहता है कि वह उनके साथ कुनलुन चले, वहां उनके शिजुन उसे स्वादिष्ट पेंगमांस भूनकर खिलाएंगे। इस बीच वहां मौजूद सभी मासूम कल्टीवेटर्स जमीन पर झुककर ये चेन का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने उनकी जान बचाई है। ये चेन उन्हें खड़े होने के लिए कहता है। वह समझाता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में एक दूसरे की जान लेना सही रास्ता नहीं है। फिर वह बताता है कि उन दोनों शेंगजी ने मदद बुलाने के लिए टैलिस्मैन तोड़ दिए हैं, इसलिए शेंगजी के बड़े विशेषज्ञ जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये चेन तुरंत सभी लोगों को इस रेल्म से भाग जाने के लिए कहता है। तभी उसकी शिमे उससे पूछती है कि क्या उसने भी कुछ महसूस किया है। ये चेन बताता है कि एक बेहद भयानक शक्ति स्पेस को चीरते हुए यहाँ आ रही है। वह शक्ति शंघाई, हंगोंग और नियपन जैसे स्तरों से भी कहीं ऊपर है। शिमे यह सुनकर कहती है कि यह जरूर कोई सेंट है। उधर घायल कांगलू शेंगजी जमीन पर पड़ा पागलों की तरह हंस रहा होता है। वह कहता है कि अब कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। वह बताता है कि उसने अपने खून की बलि देकर सबसे ऊंचे स्तर का टैलिस्मैन सक्रिय किया है और उनके लाउजू बस आने ही वाले हैं। चांगलू शेंगजी लगातार पागलों की तरह हंसता रहता है और कहता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों की आत्माएं निकालकर जला दी जाएंगी। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एक भयानक शक्ति पूरे क्षेत्र को हिलाने लगती है। एक भारी और दबदबे वाली आवाज गूंजती है, किसने कांगलू शेंगदी के शेंगजी को नुकसान पहुंचाने और हमारी रचना को छीनने की हिम्मत की है। उस सेंट की विशाल छाया पूरे आसमान में फैल जाती है और इतना भयंकर दबाव पैदा होता है कि सभी लोग कांपने लगते हैं। फिर वह लाओजू आदेश देता है कि तुरंत जेनलोंग उन्हें सौंप दिया जाए और सभी अपनी कल्टीवेशन खुद खत्म करके कांगलू शेंगदी जाकर सजा भुगतें। ये चेन बिल्कुल नहीं डरता। वह गुस्से में कहता है कि उनका शेंगजी मासूम लोगों की जान से खेल रहा था, लेकिन उसे रोकने की जगह शेंगदी वाले खुद लूट और अत्याचार में लगे हुए हैं। वह जोर से कहता है कि ऐसे शेंगदी वाले किसी भी दानव से ज्यादा घिनौने हैं। तभी एक महिला सेंट की आवाज गूंजती है। वह कहती है कि सेंट की इच्छा ही स्वर्ग का नियम होती है और कमजोर लोगों की फरियाद की कोई कीमत नहीं होती। इसके बाद पहला सेंट कहता है कि अब इनसे और बात करने की जरूरत नहीं है। जेनलोंग को अलग करो और इनकी आत्मा की जांच करो ताकि पता चल सके कि इन्हें किसने सिखाया है। अचानक आसमान से एक विनाशकारी हमला नीचे गिरता है जो सब कुछ खत्म कर सकता था। ये चेन तुरंत एक रक्षात्मक खजाना सक्रिय करता है और एक मजबूत शील्ड बन जाती है जो उस हमले को रोक लेती है। सेंट हंसते हुए कहता है कि देखते हैं यह कछुए का खोल उन्हें कब तक बचा सकता है। दबाव लगातार बढ़ता जाता है। तब ये चेन अपनी शिमे से कहता है कि शील्ड हटा दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। शिमे घबराकर कहती है कि अगर शील्ड हटा दी गई तो वे दोनों उसी दबाव में कुचल जाएंगे। लेकिन ये चेन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि चिंता मत करो, जब तक उनके शिजुन मौजूद हैं तब तक आसमान भी उनके ऊपर नहीं गिर सकता। ये चेन अपनी तलवार को देखते हुए कहता है कि क्या थ्री ग्रेट होली लैंड्स के लोग सच में यह सोचते हैं कि सेंट रेल्म के शक्तिशाली लोग एक हाथ से पूरे आसमान को ढक सकते हैं। वह साफ कहता है कि कुनलुन सेक्ट के शिष्य कोई कमजोर लोग नहीं हैं जिन्हें कोई भी आसानी से दबा सके।
यह सुनकर नीली आंखों और सफ़ेद बालों वाली एक एल्डर गुस्से में कहती है कि मौत सिर पर खड़ी होने के बाद भी उसकी ज़ुबान चल रही है। वह यहाँ तक कह देती है कि अगर उसका शीजुन भी आ जाए तो भी कुछ नहीं बदलेगा। इसके बाद वह एल्डर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सभी को थ्री ग्रेट होली लैंड्स के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। दूसरी तरफ ये चैन गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता है जिसमें बिजली चमकने लगती है। वह कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर सब लोग ध्यान से देख लें। ये चैन अपना हाथ आसमान की तरफ उठाता है। अचानक काले और लाल बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं। तभी एक विशाल रोशनी और बिजली का स्तंभ आसमान से उतरकर एक बड़ी इमारत के पास गिरता है। ये चंद जोर से कहता है कि अब वह सबको दिखाएगा कि सच में एक हाथ से आसमान को ढकना किसे कहते हैं। यह नज़ारा देखकर वह एल्डर डर जाती है क्योंकि रोशनी के बीच से एक सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति प्रकट होता है। यही ये चेन के शीजुन होते हैं। नीचे उतरते हुए शीजुन आराम से कहते हैं कि वह तो सिर्फ दोपहर की नींद लेना चाहते थे, लेकिन कुछ बूढ़े लोग उनके शिष्य को परेशान करने पर तुले हुए हैं। शीजुन जमीन पर उतरते ही पूरे माहौल को बदल देते हैं। आसमान में एक विशाल सुनहरा हाथ दिखाई देता है जो चारों तरफ दबाव फैलाने लगता है। यह देखकर सफ़ेद दाढ़ी और बैंगनी आंखों वाला एक बूढ़ा एल्डर बुरी तरह घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। इसी दौरान जमीन पर पड़ी एक जेट स्लिप टूट जाती है और उसमें से एक शक्तिशाली प्रकाश निकलता है। नीली आंखों वाली एल्डर उस भयानक दबाव को महसूस करके पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई देता है और वह बार बार कहती है कि यह नामुमकिन है। दूसरी तरफ शीजुन के चारों ओर सुनहरी रोशनी से बने शब्द तैर रहे होते हैं और उनके माथे पर एक लाल निशान चमकने लगता है। शीजुन इमारत के सामने खड़े होते हैं। उनके दोनों शिष्य ये चेन और नीले बालों वाली ये छिंगहान, जिसके कंधे पर छोटा सुनहरा ड्रैगन श्याओनीटू बैठा है, सम्मान के साथ झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। शीजुन सामने खड़े एल्डर्स को देखकर कहते हैं कि कुछ साल ज्यादा जी लेने से कोई महान नहीं बन जाता और वे लोग उनके शिष्य को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद शीजुन मुड़ते हैं और उनका सफेद वस्त्र हवा में लहराने लगता है। बैंगनी आंखों वाला एल्डर डरते हुए एक चमकती हुई हरी वस्तु निकालता है और जल्दी से कहता है कि यह सब एक गलत फहमी है। वह बताता है कि वे मिडल कॉन्टिनेंट की थ्री ग्रेट होली लैंड्स के सुप्रीम एल्डर्स हैं और उनके पीछे क्वाज़ाई एम्परर एंसेस्टर का समर्थन है। लेकिन शीजुन बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। वह ठंडे स्वर में कहते हैं कि जब ये लोग दूसरों को मारकर उनका खजाना लूटते हैं और उनकी आत्माएं निकालते हैं, तब इन्हें न्याय और शांति की बातें याद नहीं आती। अब जब हार सामने दिखाई दे रही है, तब ये लोग अपने पीछे की ताकत और पहचान का सहारा ले रहे हैं। अचानक शीजुन की आंखें सफ़ेद रोशनी से चमक उठती हैं और वह एक ही शब्द बोलते हैं, घुटने टेक दो। उनकी आवाज़ और दबाव इतना भयानक होता है कि बैंगनी आंखों वाला एल्डर तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। बाकी सभी एल्डर्स भी आसमान से नीचे आकर घुटनों के बल गिर जाते हैं। नीली आंखों वाली एल्डर जमीन पर गिरकर रोने लगती है और माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उनसे गलती हो गई है और वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन शीजुन उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते और अपने दोनों शिष्यों की तरफ मुड़कर कहते हैं कि इन लोगों को ध्यान से देखो। शीजुन अपने शिष्यों के पास आते हैं और समझाते हैं कि अगर इन लोगों की कल्टीवेशन की शक्ति छीन ली जाए तो ये मौत के सामने एक चींटी से भी ज़्यादा कमज़ोर और दयनीय हैं। वह कहते हैं कि उनकी यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। इसके बाद शीजुन एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं। वह कहते हैं कि असली ताकतवर इंसान वही होता है जो दुनिया की बुराइयों को देखने के बाद भी कमज़ोरों की रक्षा के लिए अपनी तलवार उठाए। जो अपने दिल के न्याय और सिद्धांतों पर कायम रहे, वही सच्चा कल्टीवेटर कहलाता है। अगर ताकत पाने के लिए कोई अपनी इंसानियत और सम्मान खो दे, तो चाहे वह कितना भी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए, आखिर में वह सिर्फ एक दुखद दानव बनकर रह जाता है। शीजुन गंभीर नज़रों से दोनों को देखते हुए कहते हैं कि उनकी तलवार हमेशा उन लोगों के खिलाफ उठनी चाहिए जो अपनी ताकत के घमंड में दूसरों को दबाते हैं, न कि उन कमज़ोर लोगों के खिलाफ जो अपना बचाव भी नहीं कर सकते। फिर वह पूछते हैं कि क्या वे यह बात समझ गए हैं। ये चेन और ये चिंघान तुरंत झुक जाते हैं और कसम खाते हैं कि वे शीजुन की शिक्षा को कभी नहीं भूलेंगे। वे कहते हैं कि अगर उन्होंने इन सिद्धांतों के खिलाफ काम किया तो उन पर स्वर्गीय बिजली गिरे। यह सुनकर छोटा ड्रैगन श्याओनीटू भी खुशी से हंसने लगता है। शीजुन संतुष्ट होकर कहते हैं कि बहुत अच्छा। इसके बाद शीजुन मुड़कर जाने लगते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने उन 6 बूढ़े एल्डर्स की सेंट फाउंडेशन नष्ट कर दी है और उन्हें इसी सीक्रेट रेल्म में मरने के लिए छोड़ दिया है। फिर वह अपने शिष्यों से कहते हैं कि श्याओनीटू को लेकर पहाड़ पर वापस चलो, अब खाने का समय हो गया है। इतना कहकर शीजुन रोशनी की चमक के साथ वहां से गायब हो जाते हैं। पीछे हार चुके एल्डर्स असहाय होकर बैठे रह जाते हैं, जबकि ये चैन, ये चिंघान और श्याओनीटू वापस लौटने लगते हैं। इसके बाद दृश्य मिडल कॉन्टिनेंट की कैंगलो होली लैंड के एंसेस्ट्रल कोर्ट में पहुंचता है। वहां आसमान में तैरते पहाड़, झरने और एक विशाल बर्फ का महल दिखाई देता है।
महल के अंदर कई शक्तिशाली लोग मौजूद हैं और बीच में बैठा एक व्यक्ति गुस्से में अपना मुक्का जमीन पर मारता है। यह व्यक्ति कैंगलुओ होली मास्टर होता है। वह अपने सिंहासन से खड़ा होता है और उसके शरीर से लाल और नारंगी आग जैसी ऊर्जा निकलने लगती है। सामने एक घायल एल्डर पड़ा होता है जिसके हाथ से खून बह रहा है। होली मास्टर गुस्से में चिल्लाता है कि सदर्न वेस्टलैंड और कुनलुन पैलेस ने हद कर दी है। तभी बैंगनी वस्त्र पहने एक एल्डर कहता है कि कुनलुन वालों ने उनके उत्तराधिकारी को बर्बाद कर दिया और उनकी नींव तोड़ दी। यह सीधे उनकी होली लैंड की प्रतिष्ठा पर हमला है। घायल एल्डर कांपते हुए होली मास्टर को संबोधित करने की कोशिश करता है। वह एल्डर बताता है कि सफ़ेद बालों वाला शीजुन बेहद रहस्यमय और समझ से परे है। उसके अनुसार वह शायद एक क्वाजी एम्परर हो सकता है। लेकिन यह सुनते ही कैंगलो होली मास्टर गुस्से में उसे चुप रहने का आदेश देता है। होली मास्टर कहता है कि एल्डर डर गया है और इसी वजह से गलत सोच रहा है। वह समझाता है कि पिछले 1 लाख सालों से हेवनली डाओ अधूरा है, इसलिए किसी पूर्ण क्वाजी एम्परर का अस्तित्व संभव ही नहीं है। ग्रेट एम्परर रेल्म की बात तो उससे भी बहुत दूर है। इसके बाद एक और एल्डर बोलता है कि होली मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसने पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया है और उसके अनुसार शी जून की दिखाई गई शक्ति उसकी खुद की असली शक्ति नहीं थी। एक महिला एल्डर भी अपनी राय देती है। वह कहती है कि सदर्न वेस्टलैंड की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए वहाँ इतना शक्तिशाली व्यक्ति होना संभव नहीं है। उसके अनुसार शीजुन ने कहीं से कोई क्वाजी एम्परर वेपन हासिल कर लिया होगा और उसी की शक्ति दिखा रहा है। वह यह भी कहती है कि अगर वह सच में क्वाजी एम्परर होता तो अब तक 3000 डाओ डोमेन्स जीत चुका होता और किसी टूटे हुए पहाड़ पर नहीं रह रहा होता। यह सुनकर सभी एल्डर्स एक राय पर पहुंचते हैं कि शीजुन सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है ताकि पुराना खजाना अकेले अपने पास रख सके। इसके बाद कैंगलो होली मास्टर अगला आदेश देने के लिए खड़ा हो जाता है। वह अपना हाथ उठाकर घोषणा करता है कि तुरंत सबसे ऊंचे स्तर का डीमन एक्सटर्मिनेशन ऑर्डर जारी किया जाए। वह कहता है कि कुनलुन सेक्ट ने डिमोनिक पाथ के साथ मिलकर होली लैंड्स के लोगों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए 3 ग्रेट होली लैंड्स मिलकर इस बुराई का अंत करेंगी। इसके बाद होली मास्टर सेना जुटाने का आदेश देता है। वह कहता है कि 1 लाख शंघाई रियल्म एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया जाए, 12 ग्रेट सेंट एल्डर्स को जगाया जाए और सेक्ट का सबसे शक्तिशाली अल्टीमेट इंपीरियल वेपन भी तैयार किया जाए। आखिर में वह चेतावनी देता है कि जो भी होली लैंड को चुनौती देगा उसकी पूरी वंश परंपरा मिटा दी जाएगी और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद महल और उसके आसपास का दृश्य दिखाया जाता है जहां काले बादल और डरावनी ऊर्जा पूरे क्षेत्र को ढक रही होती है। दूसरी तरफ कुनलुन सेक्ट में शिजून आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उनके सामने ये चेन, ये छिंगहान और छोटा ड्रैगन शाओ नीटू मौजूद होते हैं। तभी शिजून अचानक गुस्से में चिल्लाते हैं और कहते हैं कि सब रुक जाओ। वह दोनों को डांटते हुए कहते हैं कि अगर उन्होंने फिर से उनका सब्जियों वाला बगीचा खराब किया तो वह उन्हें पकाकर खा जाएंगे। इसके बाद वह उन्हें कोने में खड़े होकर अपनी गलती पर सोचने का आदेश देते हैं। यह सुनकर श्याओ नीटू उदास होकर रोने लगता है और चुपचाप कोने में चला जाता है। शिजून परेशान होकर खाने की तरफ देखते हैं। फिर वह नाराज होकर पूछते हैं कि ये दोनों आखिर क्या उठा लाए हैं जो मरे हुए कुत्ते से भी ज्यादा खाता है। ये चंद सम्मान के साथ जवाब देता है कि श्याओ नीटू अभी छोटा है और बढ़ रहा है, इसलिए ज्यादा खाता है। इसके बाद ये चेन एक महत्वपूर्ण खबर देता है। वह बताता है कि मिडल कॉन्टिनेंट की 3 ग्रेट होली लैंड्स ने डीमन एक्सटर्मिनेशन ऑर्डर जारी कर दिया है और कुनलुन सेक्ट को डिमोनिक पाथ का साथी घोषित कर दिया है। 1 लाख सैनिक और 12 ग्रेट सेंट्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये चिंघान भी बताती है कि उन्होंने बाकी शक्तियों को भी बुलाया है ताकि कुनलुन सेक्ट को हराकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकें। लेकिन शीजुन बिल्कुल भी चिंतित नहीं होते। वह आराम से अपने कटोरे से एक घूंट लेते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, 1 लाख सैनिक और 12 ग्रेट सेंट्स, बस इतना ही? फिर वह हंसते हुए कहते हैं कि उन्हें लगा था दुश्मन अपने कब्रों में छिपे पुराने एंसेस्टर्स को भी बाहर निकालेंगे, लेकिन उनकी तैयारी उम्मीद से काफ़ी छोटी है। इसके बाद शीजुन खड़े होकर कहते हैं कि हेवनली डाओ के अपने नियम हैं। अगर दुश्मन सेना लेकर आना चाहता है तो उन्हें ऐसा सबक मिलेगा जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। वह आदेश देते हैं कि मुख्य द्वार खोल दिया जाए और पूरे आंगन की अच्छी तरह सफाई की जाए। येचन हैरान होकर पूछता है कि इतनी बड़ी सेना आने वाली है तो क्या माउंटेन डिफेंस अरे सक्रिय नहीं करना चाहिए? लेकिन शीजुन हंसते हुए कहते हैं कि कुनलुन सेक्ट हमेशा खुला और सीधा रास्ता अपनाता है। वे मेहमानों के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं करते। फिर वह मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि जब लोग इतनी दूर मरने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें दफनाने की जगह भी मिलनी चाहिए। वह आदेश देते हैं कि फर्श साफ करो, चाय तैयार रखो और जब मेहमान पहुंचे तो वह उन्हें एक नई सोर्ड टेक्निक सिखाएंगे। दोनों शिष्य तुरंत झुककर कहते हैं, जी शिजुन। पास में खड़ा श्याओ नीटो भी उन्हें देखता रहता है।
इसके बाद आसमान में उड़ती हुई विशाल युद्ध नौकाएं और अनगिनत सैनिकों की सेना कुनलुन माउंटेन्स की तरफ बढ़ती दिखाई देती है। आखिर में वह विशाल सेना कुनलुन सेक्ट के बाहर पहुंच जाती है। वहां मौजूद एक एल्डर जोर से चिल्लाता है, जल्दी देखो, सामने वही कुनलुन सेक्ट है। और इसी के साथ पता चलता है कि वह टांगलुओ होली लैंड और कांगलुओ होली लैंड का सुप्रीम एल्डर है। 3 ग्रेट होली लैंड्स की विशाल सेना कुनलुन सेक्ट के बाहर पहुंच चुकी होती है। एक सफ़ेद बालों और दाढ़ी वाला शेंगजू बैंगनी कपड़ों में एक बड़े जादुई पोर्टल के सामने खड़ा होकर सबको धमकी देता है। वह कहता है कि कुनलुन सेक्ट के लोगों ने होली लैंड के शिष्यों को मार डाला है और इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। वह आगे कहता है कि अगर वे अभी घुटने टेक दें और टाइगू जनलोंग यानी एंशिएंट ट्रू ड्रैगन को उनके हवाले कर दें तो वह कम से कम उनकी लाशों को सुरक्षित छोड़ देगा। इसी दौरान नीचे एक व्यक्ति आराम से झाड़ू लगाकर आंगन साफ करता दिखाई देता है। तभी ये चेन सामने आता है। वह कहता है कि उसके मास्टर ने उसे सिर्फ ज़मीन की धूल साफ करना नहीं सिखाया, बल्कि इंसान के दिल की गंदगी साफ करना भी सिखाया है। वह सोचता था कि हजारों साल जीने वाले इन लोगों के दिलों में कुछ न्याय और इंसानियत जरूर होगी, लेकिन ये चेन कहता है कि इन लोगों के दिल लालच और घमंड के कीचड़ में डूब चुके हैं। अगर इन्हें ट्रू ड्रैगन और विरासत चाहिए तो फिर झूठे बहाने और नकली न्याय का नाटक क्यों कर रहे हैं। इसके बाद ये चेन पूरे आंगन में खड़े होकर दुश्मनों को ललकारता है। वह कहता है कि चोर हमेशा चोर ही रहता है, चाहे वह होली लैंड का चोगा ही क्यों न पहन ले। फिर वह कुनलुन सेक्ट के दरवाजे की तरफ इशारा करके कहता है कि रास्ता सामने है, लेकिन जो भी आगे बढ़ेगा उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एक साधारण शेन्हाई रेल्म का लड़का सीधे 12 ग्रेट सेंट्स को चोर कह रहा होता है। तभी सुनहरी रोशनी में उड़ता हुआ एक भूरे बालों वाला शक्तिशाली व्यक्ति सामने आता है और गुस्से में ये चेन को मौत की धमकी देता है। वह तुरंत अपनी वैनगार्ड आर्मी को आदेश देता है कि इस पूरे आंगन को तबाह कर दिया जाए और दोनों युवाओं को खत्म कर दिया जाए। उसके आदेश के साथ ही चमकती तलवारों से लैस विशाल सेना आगे बढ़ने लगती है। ये चेन के साथ उसकी खूबसूरत शिमे भी खड़ी होती है। वह कहती है कि मास्टर आराम कर रहे हैं और इन मक्खियों को शोर मचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तभी आसमान में एक विशाल जादुई चक्र दिखाई देने लगता है। ये चेन कहता है कि उन्होंने अभी अभी इस आंगन को साफ किया है और वह इसे गंदा नहीं होने देगा। इसके बाद वह अपनी केओस सोर्ड बॉडी और ग्रेट यान होंगमेंग सोर्ड अरे को सक्रिय कर देता है। अचानक जमीन से एक विशाल चांदी की तलवार निकलती है और सीधे आसमान की तरफ उठ जाती है। वह तलवार बादलों के बीच भयंकर तूफान पैदा कर देती है। फिर उससे हजारों छोटी छोटी तलवारें निकलती हैं जो दुश्मन सेना पर बरसने लगती हैं। देखते ही देखते उनकी ढालें और हथियार टूटने लगते हैं। उधर नीले बालों वाली शिमेई अपनी शक्तिशाली तकनीक आइस सील 10,000 माइल्स का इस्तेमाल करती है। एक ही पल में बड़ी संख्या में सैनिक हवा में ही बर्फ बनकर जम जाते हैं। इसी समय आसमान में ड्रैगन के आकार जैसा एक विशाल उड़ता हुआ युद्धपोत भी दिखाई देता है। यह देखकर दुश्मन पक्ष की एक महिला आदेश देती है कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोग तियनलुओ दिवांग अरे बनाकर उन दोनों को दबा दें। तभी एक विशाल काला भेड़िया जिसके पूरे शरीर पर आग जल रही होती है, दीवार तोड़कर बाहर निकलता है और जोरदार दहाड़ लगाता है। इसके तुरंत बाद छोटा सुनहरा ड्रैगन शाओ नीटू उड़कर आता है। वह अपनी चमकदार ऊर्जा की किरण छोड़ता है और दुश्मनों का जादुई चक्र पल भर में तोड़ देता है। इसके बाद वह खुशी खुशी वहां खेलना शुरू कर देता है। दूर से यह सब देख रहे लोग पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि यहाँ प्योर ब्लडेड कीलिन और टाइगू जेनलोंग का बच्चा भी मौजूद है। सभी सोचने लगते हैं कि आखिर कुनलुन सेक्ट है क्या। अपनी सेना की लगातार हार देखकर शेंगजू गुस्से में उन्हें पीछे हटने का आदेश देता है। इसके बाद वह घोषणा करता है कि अब किसी नियम या कानून की जरूरत नहीं है। सभी 12 ग्रेट सेंट्स मिलकर ग्रेट सेंट एब्सोल्यूट किल अरे बनाएंगे। पहले इन बच्चों और दिव्य जीवों को खत्म किया जाएगा, फिर अंदर मौजूद उस रहस्यमय बूढ़े मास्टर से निपटा जाएगा। तभी आसमान से 12 रोशनी की धाराएं उतरती हैं और पूरे आंगन के ऊपर एक विशाल लाल जादुई चक्र बन जाता है। उसके दबाव से ये चेन और उसकी शिमे के शरीर कांपने लगते हैं। काला भेड़िया और छोटा सुनहरा ड्रैगन भी उस दबाव में फंस जाते हैं। शिमे के मुंह से खून निकलने लगता है और वह कहती है कि ताकत का अंतर बहुत ज़्यादा है, वे इसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन ये चेन हार नहीं मानता। वह पूरी ताकत से खड़ा होता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें इसे रोकना ही होगा। मास्टर ने सिखाया है कि ताकतवर लोगों का कर्तव्य कमज़ोरों की रक्षा करना है। इसके बाद ये चेन लाल रोशनी के बीच सीधा खड़ा होकर घोषणा करता है कि जब तक वह जिंदा है कोई भी इस दरवाजे के अंदर कदम नहीं रख सकता। उसी समय दरवाजे के बाहर रखी एक लकड़ी की झूलने वाली कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगती है। हवा में पत्ते उड़ते हैं और एक शांत आवाज़ सुनाई देती है।
वह आवाज़ ये चेन से कहती है कि तलवार चलाने वाले का कभी न झुकना अच्छी बात है, लेकिन अपनी ताकत का सही इस्तेमाल न जानना सिर्फ मूर्खता भरी बहादुरी है। अब कैमरा उस कुर्सी की तरफ जाता है जहां मास्टर आराम से बैठकर चाय पी रहे होते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने होंगमेंग जाओ हुआ हेवनली स्क्रिप्चर इसलिए नहीं सिखाई थी कि उनके शिष्य हर लड़ाई में अपनी जान दांव पर लगा दें। वह बताते हैं कि असली रास्ता इससे कहीं आसान है और फिर अपनी एक विशेष तकनीक फ्लिक टू कवर द स्काई दिखाने का फैसला करते हैं। मास्टर अपनी उंगली से बस एक हल्का सा इशारा करते हैं। उस छोटे से इशारे से हवा में एक विशाल ऊर्जा तरंग पैदा हो जाती है। अगले ही पल वह ऊर्जा तरंग दुश्मनों के बनाए हुए विशाल लाल जादुई चक्र को एक झटके में चकनाचूर कर देती है। उल्टे झटके की ताकत इतनी भयानक होती है कि सभी 12 ग्रेट सेंट्स दूर जा गिरते हैं और उनके मुंह से खून निकल आता है। यह देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। मास्टर ने सामने आए बिना सिर्फ एक उंगली के इशारे से 12 ग्रेट सेंट्स को घायल कर दिया था। मास्टर अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे कहते हैं कि कुनलून के सामने बाकी सभी लोग कीड़े मकोड़ों जैसे हैं, लेकिन फिर भी वे यह बात समझना नहीं चाहते। यह सुनकर दुश्मन सेना का हौसला टूट जाता है। सैनिक डरकर भागने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि इस पहाड़ पर कोई भयानक राक्षस छिपा हुआ है। अगर वे रुके तो निश्चित मौत मिलेगी। लेकिन शंगजू उन्हें रोकता है और चेतावनी देता है कि जो पीछे हटेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। वह कहता है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अपने सेक्ट के एंसेस्टर यानी लाओजू को जगाना। फिर वह आदेश देता है कि 3 ग्रेट होली लैंड्स के सभी शिष्य अपनी जान और ओरिजिन पावर की बलिश दें ताकि एंसेस्टर अवेकनिंग अरे सक्रिय किया जा सके। तुरंत पूरा जादुई चक्र लाल रंग में चमकने लगता है। हजारों शिष्य दर्द से चीखने लगते हैं क्योंकि उनकी शक्ति जबरदस्ती खींची जा रही होती है। वे अपने शेंगजू से रहम की भीख मांगते हैं। उनसे छीनी गई सारी शक्ति आसमान में एक विशाल तूफानी ऊर्जा चक्र में बदल जाती है। यह देखकर ये चेन गुस्से में कहता है कि एक चीता भी अपने बच्चों को नहीं खाता, लेकिन ये शेंगजू जानवरों से भी बदतर हैं। शिमेई दुखी होकर कहती है कि होली लैंड्स में हमेशा से ऐसे हालात रहे हैं और यह पूरी दुनिया पहले ही अंदर से सड़ चुकी है। इसी बीच दुश्मन पक्ष के लोग अपने लाओजू के आगमन का स्वागत करने लगते हैं। काले बादलों के बीच से एक विशाल सफ़ेद बालों और लाल आंखों वाला डरावना बुजुर्ग प्रकट होता है। लाओजू भारी आवाज़ में पूछता है कि आखिर किसने उसे 30,000 साल बाद जबरदस्ती जगा दिया। वह कहता है कि अगर जागने के बाद उसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति की आत्मा या शक्ति खाने को नहीं मिली तो उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शंगजू तुरंत हवा में घुटने टेक देता है और बताता है कि पहाड़ पर रहने वाले एक रहस्यमय मास्टर ने उनके ग्रेट सेंट्स को हरा दिया है और ट्रू ड्रैगन भी छीन लिया है। वह लाओजू से उस व्यक्ति को खत्म करने की विनती करता है। यह सुनकर लाओजू जोर जोर से हंसने लगता है। वह सोचता है कि ट्रू ड्रैगन की शक्ति मिल जाए तो वह फिर से अपने पुराने शिखर पर लौट सकता है और शायद फ्लॉलेस ग्रेट एम्परर के स्तर तक भी पहुंच सकता है। फिर वह नीचे देखकर धमकी देता है कि जो भी वहां छिपा है तुरंत ट्रू ड्रैगन और अपनी सारी शक्ति उसके हवाले कर दे। बदले में वह उसकी आत्मा को बचा सकता है। लेकिन मास्टर अपनी झूलने वाली कुर्सी पर आराम से बैठे रहते हैं। वह शांत स्वर में कहते हैं कि वह चाहते थे कि लाओजू अपनी कब्र में चैन से सोता रहे, लेकिन वह बाहर आ गया, अपने ही शिष्यों की शक्ति छीन ली और हर तरफ गंदगी फैला दी। इतना सुनते ही लाओजू को अचानक एक भयानक दबाव महसूस होता है। उसके शरीर से पसीना बहने लगता है और वह डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी भयावह शक्ति आखिर कहाँ से आ रही है। मास्टर उससे शांत स्वर में पूछते हैं कि क्या उसे सच में उनका डाओ फ्रूट चाहिए। यह सवाल सुनकर लाओजू घबरा जाता है। उसके आसपास की जगह टूटने लगती है। वह डर से चिल्लाता है कि पिछले 1 लाख सालों से इस दुनिया में कोई फ्लॉलेस ग्रेट एम्परर नहीं बचा। उसके सामने जो हो रहा है वह जरूर कोई भ्रम या धोखा होगा। लेकिन मास्टर अब खड़े हो जाते हैं। वह कहते हैं कि साधना का असली उद्देश्य जीवन और मृत्यु की सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों की रक्षा करना था, मगर लाओजू ने अपने ही लोगों का खून चूसकर खुद को जिंदा रखा है। वह एक परजीवी से ज्यादा कुछ नहीं है। इतना कहकर मास्टर उसकी सारी शक्ति, उसका दर्जा और उसकी उपलब्धियां छीन लेते हैं। फिर सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ लाओजू हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। कुनलुन सेक्ट के मास्टर अपने विशाल चमकते हुए हाथ से 3 सेक्ट लीडर्स को दबाकर सजा दे रहे होते हैं। वह कहते हैं कि बाकी लोग इन मूर्ख नेताओं के बहकावे में आ गए थे, इसलिए आज वह सिर्फ असली दोषियों को सजा देंगे। इसके बाद मास्टर बाकी सभी लोगों को आदेश देते हैं कि वे अपनी कल्टीवेशन का एक स्तर खुद नष्ट करें और वापस जोंगजोउ लौट जाएं। साथ ही वह घोषणा करते हैं कि आज के बाद 3000 डोमेन्स के नियम कुनलुन सेक्ट तय करेगा।
मास्टर सख्त चेतावनी देते हैं कि अगर किसी ने कमजोर लोगों पर अत्याचार किया या इंसानों की बलि दी तो उसे तुरंत मौत की सजा मिलेगी। तभी आसमान से बिजली गिरती है। सभी लोग अपनी शक्ति का एक स्तर खत्म करके फ्लाइंग शिप्स में बैठकर लौट जाते हैं। इसी दौरान मास्टर के पीछे उनके पुरुष और महिला शिष्य आकर खड़े हो जाते हैं। दृश्य बदलकर जांगतियन आइलैंड नाम के एक अंधेरे फॉरबिडन जोन में पहुंचता है। वहां एक लाल बालों वाला भयानक राक्षस अपने ताबूत से जागता है और कहता है कि 1 लाख साल बाद आखिरकार एक ग्रेट एम्परर का डाओ फ्रूट प्रकट हुआ है। वह तुरंत बाकी सोए हुए राक्षसों को जगाता है और कहता है कि उनका नया खून से भरा भोजन आ चुका है। चारों तरफ रखे ताबूतों से लाल रोशनी निकलने लगती है। दूसरी ओर एक शिष्य भागते हुए आता है और खबर देता है कि 3 सेक्ट लीडर्स ने आत्महत्या कर ली है और कंकु एम्परर को भी एक ही बार में मार दिया गया। यह सुनकर एक महिला शिष्या घबराकर बताती है कि एक जीवित और पूर्ण ग्रेट एम्परर उस बंजर पहाड़ पर मौजूद है। सिंहासन पर बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति हैरान होकर कहता है कि पिछले 1 लाख सालों से हेवनली डाओ अधूरा था और ग्रेट एम्परर तो सिर्फ कहानी बनकर रह गया था। बूढ़ा व्यक्ति यकीन नहीं कर पाता कि सचमुच एक ग्रेट एम्परर सामने आ गया है। उसके हाथ से एक टोकन गिर जाता है और उसी समय एक विशाल चमकता हुआ द्वार दिखाई देता है। इसके बाद अनगिनत फ्लाइंग शिप्स कुनलुन माउंटेन की ओर बढ़ती दिखाई देती है। विभिन्न बड़े सेक्ट्स और शक्तियों के नेता कीमती खजाने लेकर ग्रेट एम्परर की शरण में आने के लिए पहुंचते हैं। रास्ते में एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि यह खतरनाक क्षेत्र है और आम लोग दूर रहें। कुनलुन सेक्ट का पुरुष शिष्य उन सभी का स्वागत करते हुए बताता है कि मास्टर का आदेश है कि वे किसी का उपहार स्वीकार नहीं करते और न ही किसी गुट का हिस्सा बनते हैं। वह यह भी कहता है कि अगर किसी ने कमजोरों को सताया या इंसानों की बलि दी तो उसका अंजाम भी उन 3 सेक्ट लीडर्स जैसा होगा। फिर वह एक और चेतावनी देता है कि अगर किसी ने मास्टर की दोपहर की नींद खराब की तो उसकी पूरी वंश परंपरा खत्म कर दी जाएगी। यह सुनकर सभी नेता घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं कि यही एक सच्चे ग्रेट एम्परर की पहचान है, जो सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि आम लोगों की भी चिंता करता है। वे वादा करते हैं कि लौटने के बाद वे साधारण लोगों और अकेले कल्टीवेटर्स की रक्षा करेंगे। दूसरी तरफ मास्टर आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं। तभी उनके सामने एक नीला डिजिटल सिस्टम इंटरफेस खुलता है। सिस्टम घोषणा करता है कि कुनलुन सेक्ट की प्रसिद्धि अब 3000 डोमेन्स तक फैल चुकी है। मिशन पूरा होने पर मास्टर को 500 और 1000 प्रेस्टीज पॉइंट्स और सेक्ट प्रोटेक्शन अरे के लिए एक अपग्रेड स्क्रोल इनाम में मिलता है। इसके अलावा सिस्टम जांगतियन आइलैंड में छिपी ब्रोकन एम्परर बेल की जानकारी भी देता है। सिस्टम बताता है कि मास्टर के वर्तमान कार्य ह्यूमन एम्परर के मार्ग के अनुरूप हैं। इनाम के रूप में मास्टर को एनलाइटनमेंट टावर भी मिलता है। यह एक अद्भुत टावर है जहां अंदर का समय बाहर की तुलना में 10 गुना धीमा चलता है। इसके अंदर सभी कल्टीवेशन लॉस पूर्ण हैं, जिससे साधकों की प्रगति बहुत तेजी से हो सकती है। मास्टर उस टावर को अपने सामने प्रकट करते हैं। ये चैन, ये चिंगहान, फायरवुल्फ और गोल्डन ड्रैगन सभी आश्चर्य से उसे देखने लगते हैं। ये चैन उत्सुकता से पूछता है कि यह दिव्य वस्तु आखिर क्या है। तब मास्टर बताते हैं कि यह एनलाइटनमेंट टावर है और इसके अंदर का एक दिन बाहर के 10 दिनों के बराबर है। इसके बाद मास्टर एक गंभीर बात बताते हैं। वह कहते हैं कि 3 होली लैंड्स के खत्म होने का मतलब यह नहीं कि दुनिया में शांति आ गई है। असली खतरा अभी भी फॉरबिडन लाइफ जोन्स में छिपा हुआ है। यह सुनकर ये चिंगहान बताती है कि अपने पिछले जन्म में वह स्वयं एक ग्रेट एम्परर थी, इसलिए वह जानती है कि सामान्य दुनिया अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन असली अंधकार और विनाश फॉरबिडन जोन्स में छिपा रहता है। मास्टर उसकी बात सुनकर खुश होते हैं और कहते हैं कि उसकी पिछली जिंदगी की यादें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। फिर मास्टर बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर अपना पूर्ण ग्रेट एम्परर ऑरा पूरी दुनिया के सामने प्रकट किया था ताकि सभी छिपे हुए राक्षस जाग जाएं। अब एक बड़ा अंधकार और विनाश आने वाला है। यह सुनकर ये चैन गुस्से में पूछता है कि क्या इन पागल राक्षसों को रोकने वाला कोई नहीं है। मास्टर शांत स्वर में जवाब देते हैं, पहले कोई नहीं था, लेकिन अब मेरा कुनलुन सेक्ट इस दुनिया की रक्षा करेगा। यह सुनते ही ये चैन और ये चिंगहान घुटनों पर बैठ जाते हैं और शपथ लेते हैं कि वे फॉरबिडन जोन्स को नष्ट करने के लिए मास्टर के साथ अपनी जान तक देने को तैयार हैं। गोल्डन ड्रैगन और फायरवुल्फ भी आगे बढ़कर अपनी दहाड़ से समर्थन जताते हैं। मास्टर उनके उत्साह को देखकर खुश होते हैं, लेकिन समझाते हैं कि ऐसे खतरनाक क्षेत्रों को सिर्फ जोश से नहीं जीता जा सकता। वह कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द अपनी शक्ति बढ़ानी होगी ताकि वे भविष्य में उन राक्षसों का सामना कर सकें। इसके बाद वह दोनों शिष्यों को एनलाइटनमेंट टावर के अंदर जाकर क्लोज डोर कल्टीवेशन करने का आदेश देते हैं। दोनों शिष्य टावर के अंदर चले जाते हैं। बाहर से मास्टर कहते हैं कि टावर के अंदर के 10 साल बाहर की दुनिया के सिर्फ 1 साल के बराबर होंगे।
अगर इतने संसाधनों के बाद भी वे एम्परर या ग्रेट सेज स्तर तक नहीं पहुंचे तो बाहर आने की जरूरत नहीं है। टावर के अंदर से दोनों शिष्य पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देते हैं कि वे मास्टर की उम्मीदों पर जरूर खरे उतरेंगे। इसके बाद दृश्य फिर से जांगतियन आइलैंड के अंधेरे फॉरबिडन जोन में पहुंचता है। वहां मौजूद राक्षस आपस में चर्चा करते हैं कि इंसानों ने हमेशा उन्हें सिर्फ खूनी दानव समझा है, अब वे इंसानी कल्टीवेटर्स को ही अपने स्तर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यह सुनकर हेवनली विंड किंगडम का शासक गुस्से से भर जाता है। वह कहता है कि उसके लोग कोई भोजन नहीं है जिन्हें राक्षस खा जाएं। फिर वह अपनी तलवार निकालकर घोषणा करता है कि अगर किसी को उसके 30 लाख लोगों की जान चाहिए तो पहले उसकी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। इसके बाद वह अपनी सेना को आदेश देता है कि सम्मान के साथ लड़ते हुए मरना राक्षसों का भोजन बनने से कहीं बेहतर है। उसकी पूरी सेना राक्षसों पर हमला कर देती है। लाल बालों वाला राक्षस नेता जोर जोर से हंसता है और कहता है कि अगर ये चींटियां मरना चाहती हैं तो वह उनकी इच्छा पूरी कर देगा। इसके साथ ही वह एक भयानक लाल ऊर्जा हमला छोड़ता है। लेकिन ठीक उसी समय कुनलुन सेक्ट का पुरुष शिष्य ये चैन अपनी चमकती तलवार के साथ मैदान में प्रवेश करता है। वह एक ही वार में उस विनाशकारी हमले को काट देता है। ये चैन कहता है कि उसके मास्टर ने सिखाया है कि ताकतवर का कर्तव्य कमजोरों की रक्षा करना है। फिर वह गुस्से से राक्षसों की ओर देखते हुए कहता है कि उनकी मौजूदगी में ये निर्दयी जानवर आम लोगों को बलि चढ़ाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। यह देखकर जांगतियन आइलैंड का राक्षस हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर वह कौन है और उनके मामलों में दखल देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। ये चैन अपनी तलवार घुमाते हुए जवाब देता है, मैं वह हूँ जो तुम्हारी जान लेने आया है। इतना कहकर वह जोर से ग्रेट डेसोलेट ओपनिंग हेवन चिल्लाता है और एक बेहद शक्तिशाली सोर्ड स्लैश छोड़ता है जो सीधे राक्षसों की तरफ बढ़ता है। दुश्मन पक्ष का एक लड़का एक सफेद धमाके से टकरा जाता है और हैरान रह जाता है कि कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी दो लाल बालों वाले दुश्मन वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एक सफेद बालों वाली लड़की उनके सामने आ जाती है। वह उनसे पूछती है कि क्या उन्हें लगता है कि वे बचकर निकल जाएंगे। इसके बाद वह अपनी बर्फ की शक्ति होंगमेंग बिंगफेंग का इस्तेमाल करती है और दोनों को बर्फ में जमा देती है। अगले ही पल वह बर्फ को तोड़ देती है जिससे दोनों दुश्मन टुकड़ों में बिखर जाते हैं। तभी आसमान से चमकदार रोशनी उतरती है और महल के सामने मौजूद सभी लोग और सैनिक खुशी मनाने लगते हैं। एक सफ़ेद बालों और दाढ़ी वाला बुजुर्ग घुटनों के बल बैठकर उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि लोग इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। इसी दौरान काले कपड़ों में ये चेन वहां पहुंचता है। वह बुजुर्ग को सहारा देकर खड़ा करता है और कहता है कि एक साधारण इंसान होकर लोगों की रक्षा करना बहुत बड़ी बात है। फिर वह सबके सामने अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह नानहुआंग कुनलुन जोंग का बड़ा शिष्य ये चेन है। इसके बाद ये चेन बताता है कि उसके शिजुन यानी मास्टर का आदेश है कि इस दुनिया के हर जीव को जीने का अधिकार है। वह घोषणा करता है कि आज से तियानफेंग राज्य और इस दुनिया के सभी सामान्य राज्यों की रक्षा कुनलुन जोंग करेगा। वह साफ कहता है कि अगर कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र या खतरनाक शक्ति इन राज्यों पर हमला करेगी तो वह उन्हें एक एक करके खत्म कर देगा। उसके पीछे एक विशाल सुनहरी रोशनी का स्तंभ खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ एक पहाड़ पर सफेद बालों वाले वुचवे दादी खड़े होते हैं। वह सोचते हैं कि उनके शिष्य ये चेन ने जाओ हुआ वुदाओ टावर में न सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाई है बल्कि उसका स्वभाव भी बिल्कुल उन्हीं जैसा हो गया है। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि उनके शिष्य का दयालु और न्यायप्रिय दिल अब पूरी तरह मजबूत हो चुका है। वुचवे दादी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जब उनके शिष्य बाहर आग बुझा रहे हैं तो एक मास्टर घर पर आराम नहीं कर सकता। अगर दुश्मनों को खून का भोजन चाहिए तो वह खुद उन्हें एक बड़ा भोजन देने जा रहे हैं। यह कहकर वह एक पोर्टल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद एक अंधेरी और डरावनी जगह दिखाई जाती है जहां लाल चांद के नीचे अनगिनत ताबूत जंजीरों से बंधे हुए हैं। तभी एक पुराना ताबूत खुलने लगता है। उसमें से लंबे नाखूनों वाला एक हाथ बाहर निकलता है। एक गंजा लाल आंखों वाला बूढ़ा खांसते हुए कहता है कि उनके भेजे हुए लोगों की शक्ति खत्म हो गई है और तियानफेंग राज्य से खून का भोजन नहीं आया। तभी बैंगनी बालों वाला एक व्यक्ति गुस्से में पूछता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने उनके दूध को मार दिया। वहीं हरे कपड़ों में बैठा एक और व्यक्ति कहता है कि क्या लोग 1 लाख साल बाद भी डार्क टर्मोइल का डर भूल गए हैं। उसी समय माथे पर हड्डी जैसा निशान वाला एक सफेद बालों का बूढ़ा अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि उसे वुचवे दादी के खून की खुशबू आ रही है। वह आगे बताता है कि इस दुनिया में सिर्फ वुचवे दादी का खून ही नहीं बल्कि 2 ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने सर्वोच्च जाओ हुआ तकनीक सीखी है। अगर वे उन सबको निगल लें तो वे फिर से सम्राट स्तर पर लौट सकते हैं और शायद अमर द्वार भी खोल सकते हैं। यह सुनकर गंजा बूढ़ा अपने ताबूत से उठ खड़ा होता है और कहता है कि अगर भोजन खुद चलकर नहीं आया तो वे खुद जाकर उसे हासिल करेंगे। तभी आसमान में एक विशाल चक्र बनने लगता है। जंजीरों के बीच से लाल रोशनी निकलती है और अजीब बादल छा जाते हैं।
गंजा बूढ़ा ऊपर देखकर गुस्से में चिल्लाता है कि वहाँ कौन है। अचानक चांद के बीच से सफ़ेद रोशनी उतरती है और उसी रोशनी में बूचवे दादी बेहद शांत भाव से नीचे आते हैं। उन्हें देखकर सभी दुश्मन चौंक जाते हैं। बैंगनी बालों वाला व्यक्ति पहचान लेता है कि यह नया महान सम्राट बूचवे दादी है। तभी एक विशालकाय दुश्मन टूटी हुई बड़ी तलवार लेकर आगे आता है और पूछता है कि क्या वह यहाँ मरने आया है। वह दावा करता है कि अगर उनके 9 लोग अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करें तो एक महान सम्राट का खून भी बह सकता है। लेकिन बूचवे दादी शांत रहते हुए कहते हैं कि मरने तो वे लोग आए हैं। वह बताते हैं कि उनका शिष्य लोगों को बचाने में व्यस्त है, इसलिए वह खुद यहाँ उन पुराने लोगों से मिलने चले आए जो फिर से डार्क टर्मोइल शुरू करना चाहते हैं। तलवार वाला दुश्मन गुस्से में कहता है कि क्या बूचवे दादी सोचते हैं कि सम्राट बनने के बाद वे अजेय हो गए हैं। दूसरा दुश्मन भी बोलता है कि जब वे पूरे आसमान पर राज करते थे तब बूचवे दादी का अस्तित्व भी नहीं था। वह इंसानों को अपना पाला हुआ पशु बताता है और धमकी देता है कि जो भी उन्हें रोकेगा उसका दावफल निगल लिया जाएगा। इस पर बूचवे दादी जवाब देते हैं कि हाँ, ये लोग भी कभी सम्राट थे। उन्होंने प्राचीन दानवों से लड़कर मानवता की रक्षा की थी और लोग उन्हें देवता की तरह मानते थे। लेकिन आज वही लोग अपनी थोड़ी सी जिंदगी बढ़ाने के लिए उन्हीं इंसानों को भोजन बना रहे हैं जिनकी रक्षा करने की उन्होंने शपथ ली थी। वह कहते हैं कि जो लोग जीवन और मृत्यु के नियम को नहीं समझते और इंसानियत की आखिरी सीमा भी छोड़ देते हैं वे सम्राट कहलाने के योग्य नहीं हैं। यह सुनकर तलवार वाला दुश्मन बुरी तरह भड़क जाता है। वह चिल्लाता है कि ताकतवर ही शासन करता है और जो जिंदा रहता है वही सबसे बड़ा होता है। फिर वह घोषणा करता है कि आज वह बूचवे दादी को भी निगल जाएगा और हमला कर देता है। सभी दुश्मन मिलकर हमला करते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ एक उंगली से उनके सम्राट स्तर के हथियारों का सामना करना पागलपन है, लेकिन हमला होते ही वे दंग रह जाते हैं। बूचवे दादी कहते हैं कि उनकी सारी शक्ति मरने से पहले की आखिरी चमक से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर लोगों की रक्षा करने का साहस ही नहीं है तो उनका दाव एक पंख से भी हल्का है। इतना कहते ही उनके शरीर से निकली सफेद रोशनी दुश्मनों के हमले को पूरी तरह मिटा देती है। तलवार वाला दुश्मन उस रोशनी में चीखने लगता है और धीरे धीरे पूरी तरह नष्ट हो जाता है। बाकी दुश्मन डर जाते हैं और चिल्लाते हैं कि यह कोई साधारण सम्राट नहीं है। वे दूसरे प्रतिबंधित क्षेत्रों से मदद बुलाने की बात करते हैं, लेकिन बूचवे दादी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जब वह खुद यहाँ आ गए हैं तो क्या उन्हें लगता है कि यह ऐसी जगह है जहाँ कोई भी अपनी मर्जी से आया जा सकता है। इसके बाद बूचवे दादी कहते हैं कि वह चाहें तो अभी सभी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनके शिष्य अभी टॉवर में साधना कर रहे हैं। अगर वे बाहर आएं और उनके पास लड़ने के लिए दुश्मन ही न बचें तो मज़ा कैसे आएगा। आखिर में बूचवे दादी एक बड़ा ऐलान करते हैं। वह कहते हैं कि आज से जांगतियन दाव का नाम प्रतिबंधित क्षेत्र की सूची से हटा दिया जाता है। अब यह जगह कुनलुन जोंग के शिष्यों का प्रशिक्षण मैदान बनेगी। यहाँ मौजूद 8 दुश्मन उनके शिष्यों के लिए अनुभव और अभ्यास का साधन बनेंगे। फिर वह बताते हैं कि वह इस पूरे क्षेत्र को सम्राट स्तर की मुहरों से सील कर देंगे, जिससे इन लोगों की बची हुई शक्ति भी धीरे धीरे खत्म होती रहेगी। समय समय पर वह अपने शिष्यों को यहाँ भेजेंगे और अगर ये दुश्मन उन्हें हरा पाए तो शायद जीवित बच सकेंगे। लिन फेंग कहता है कि वह इन लोगों को कुछ दिन और जिंदा रहने देगा, लेकिन अगर वे हार गए तो यह उनकी अपनी कमजोरी होगी। यह सुनकर मॉन्स्टर गुस्से में कहता है कि लिन फेंग उन्हें अपने शिष्यों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लिन फेंग बिल्कुल शांत रहते हुए जवाब देता है कि अगर ये मॉन्स्टर आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वह भी इन्हें अपने शिष्यों के लिए अनुभव हासिल करने का साधन क्यों नहीं बना सकता। वह साफ कहता है कि यही कुनलुन सेक्ट का नियम है और जिसे पसंद नहीं है वह अपना गुस्सा खुद संभाले। इसके बाद लिन फेंग अपनी सुनहरी शक्ति और जंजीरों का इस्तेमाल करता है। ये जंजीरें एक गहरे टूटे हुए गड्ढे तक पहुंचती हैं, जहां एक विशाल और टूटी हुई घंटी पड़ी होती है। लिन फेंग उसे देखकर समझ जाता है कि यह वही जगह है जहां प्राचीन अमर विरासत नष्ट हुई थी। फिर वह अपनी शक्ति से उस टूटी हुई च्यानकुन बेल को जमीन से ऊपर उठा लेता है। उसी समय सुनहरी जंजीरें मॉन्स्टर्स को जकड़ लेती हैं और आसमान में दिखाई देने वाला लाल चांद अचानक एक चमकते हुए पूर्ण चंद्रमा में बदल जाता है। इसके बाद लिन फेंग अपने सेक्ट में लौट आता है। वहाँ उसके दोनों शिष्य ये चेन और चिंग हान झुककर अपने मास्टर का स्वागत करते हैं। लिन फेंग उन्हें तियानफेंग किंगडम की रक्षा के लिए शाबाशी देता है। वह कहता है कि कमजोरों पर दया करना और ताकतवर दुश्मनों के सामने कभी न झुकना ही एक सच्चे महान साधक की पहचान है। ये चेन मुस्कुराकर धन्यवाद देता है और बताता है कि जांगतियान आइलैंड के मॉन्स्टर्स दावा कर रहे हैं कि सभी निषिद्ध क्षेत्रों के सर्वोच्च शासक पूरी तरह जाग चुके हैं। लिन फेंग जवाब देता है कि अब किसी भी डार्क टर्मोइल का खतरा नहीं बचा है। फिर वह अपने सामने वही टूटी हुई घंटी लाता है।
चिंग हान उसे देखते ही चौंक जाती है और पहचान लेती है कि यह पौराणिक फॉर्च्यून चियानकुन बेल है। जब लिन फेंग उससे पूछता है कि वह इसे कैसे पहचानती है, तो चिंग हान बताती है कि अपने पिछले जीवन में उसने ऊपरी लोक की प्राचीन पुस्तकों के फटे हुए पन्नों में इसके बारे में पढ़ा था। वह समझाती है कि बहुत पुराने समय में इस दुनिया का हेवनली दाव पूरी तरह संतुलित था। उसी समय यह घंटी बनाई गई थी ताकि दुनिया की रक्षा हो सके और आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार बनी रहे। यह एक ऐसा खजाना था जो सभी जीवों की परवरिश करता था। लेकिन बाद में देवताओं और दानवों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। कई शक्तिशाली लोग अमरता पाने के लिए लड़ पड़े। उसी युद्ध में यह घंटी टूट गई और पूरे 3000 डोमेन्स का हेवनली दाव भी बिखर गया। चिंग हान आगे बताती है कि तभी से दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार कम होती गई। पिछले 1 लाख वर्षों में कोई नया महान सम्राट पैदा नहीं हुआ। जो पुराने सर्वोच्च साधक बचे, वे अपनी लंबी उम्र बनाए रखने के लिए निषिद्ध क्षेत्रों में छिपकर लोगों की जीवन शक्ति चूसने लगे। यह सुनकर ये चेन गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वह कहता है कि इन लोगों ने उस व्यवस्था को नष्ट कर दिया जो पूरी दुनिया की रक्षा के लिए बनी थी, और अब वही लोग आम इंसानों का खून चूस रहे हैं। लिन फेंग उसकी बात से सहमत होता है। फिर वह एक चमकती हुई जादुई पुस्तक खोलता है और कहता है कि जिन लोगों ने दुनिया को इतना नुकसान पहुंचाया था, आज वह उसी नुकसान को ठीक करेगा। तभी उसकी शक्ति के प्रभाव से टूटी हुई घंटी खुद को जोड़ना शुरू कर देती है। ये चेन और चिंग हान हैरानी से यह दृश्य देखते हैं। चिंग हान समझ जाती है कि उनका मास्टर इस महान खजाने को दोबारा बना रहा है। लिन फेंग अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए कहता है कि जब आसमान और धरती न्याय नहीं कर पाते, तो वह खुद आसमान की ओर से फैसला करेगा। कुछ ही क्षणों में घंटी पूरी तरह नई बन जाती है। इसके बाद घंटी को एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थापित किया जाता है। वहां से सुनहरी रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाती है। शहरों और राज्यों में मौजूद लोग खुशी से कुनलुन ग्रेट एम्परर का धन्यवाद करने लगते हैं। आसमान साफ हो जाता है। पुराने साधक नई ऊर्जा महसूस करते हैं और उनकी शक्ति बढ़ने लगती है। चिंग हान अपने मास्टर की महान शक्ति देखकर उनकी प्रशंसा करती है और कहती है कि वही सच्चे महान सम्राट हैं। लिन फेंग गहरी सांस लेकर कहता है कि अब समय आ गया है कि इस दुनिया के लोग अपनी असली ताकत दिखाएं। वह अपने शिष्यों को बताता है कि वह अभी अभी जांगतियान आइलैंड से लौटकर आया है। यह सुनकर दोनों शिष्य हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ 9 प्राचीन सर्वोच्च मॉन्स्टर्स रहते हैं। लेकिन लिन फेंग मुस्कुराते हुए बताता है कि अब वहाँ सिर्फ 8 बचे हैं, क्योंकि एक को उसने सिर्फ एक उंगली से खत्म कर दिया। वह आगे बताता है कि बाकी 8 मॉन्स्टर्स को उसने अपने महान सम्राट स्तर के गठन में कैद कर दिया है। उनकी सारी ताकत और आगे बढ़ने की क्षमता भी छीन ली गई है। उधर कैद के अंदर वे पुराने मॉन्स्टर्स गुस्से से चीख रहे होते हैं। उनकी आवाज़ें पूरे क्षेत्र में गूंज रही होती हैं। तब लिन फेंग समझाता है कि उसने 3000 डोमेन्स का हेवनली दाव तो ठीक कर दिया है, लेकिन इन बचे हुए राक्षसों को खत्म करना अब उसके शिष्यों का काम है। वह एक चमकता हुआ पोर्टल खोल देता है। लिन फेंग कहता है कि आज से यह जगह उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होगी और ये 8 सर्वोच्च मॉन्स्टर्स उनके लिए अनुभव हासिल करने का साधन बनेंगे। वह उन्हें याद दिलाता है कि वे पहले ही 3 साल तक एनलाइटनमेंट टॉवर में प्रशिक्षण ले चुके हैं। अब समय आ गया है कि वे अपनी असली ताकत दिखाएं। वह दोनों को आदेश देता है कि अंदर जाकर इन मॉन्स्टर्स से लड़ें। अगर वे उनकी बची हुई शक्ति हासिल नहीं कर पाए, तो वापस आकर खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। ये चेन आत्मविश्वास से कहता है कि वह यह मिशन ज़रूर पूरा करेगा। दूसरी तरफ निषिद्ध क्षेत्र के अंदर मॉन्स्टर्स गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं। वे शिकायत करते हैं कि मुहर की वजह से उनकी शक्ति दब गई है और लिन फेंग ने उन्हें पिंजरे के पक्षी जैसा बना दिया है। कुछ मॉन्स्टर्स मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि चाहे जो भी अंदर आए, अगर वह खुद लिन फेंग नहीं है तो वे उसे खा जाएंगे और जिंदा पकड़कर मुहर भी खुलवा लेंगे। तभी अचानक पोर्टल खुलता है और ये चेन अंदर प्रवेश करता है। उसकी शक्ति देखकर मॉन्स्टर्स चौंक जाते हैं, क्योंकि वह ग्रेट सेंट स्तर की चोटी पर पहुंच चुका होता है। उसके बाद चिंग हान भी आती है और उसकी शक्ति लगभग क्वासी एम्परर स्तर की होती है, जिसे देखकर मॉन्स्टर्स को यकीन ही नहीं होता। एक मॉन्स्टर उनका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उनका मास्टर उन्हें भोजन बनाकर भेजा है। दूसरा कहता है कि उसने 30,000 साल से इतना युवा और शक्तिशाली इंसान नहीं देखा। लेकिन ये चेन मुस्कुराकर जवाब देता है कि यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके मास्टर ने कहा था कि ये सभी सिर्फ अनुभव हासिल करने वाले लक्ष्य हैं। वह देखना चाहता है कि ये उसकी तलवार के कितने वार झेल सकते हैं। इतना कहते ही वह अपना कैओस स्वॉर्ड बॉडी सक्रिय करता है और आसमान की ओर एक जबरदस्त तलवार प्रहार करता है। एक मॉन्स्टर उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। वह दावा करता है कि उसका शरीर अमर धातु जैसा मजबूत है और ये चेन खुद मौत को बुला रहा है, लेकिन अगले ही पल वह प्रहार उसे पीछे धकेल देता है। ये चेन तुरंत उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसकी ताकत बस इतनी ही थी। मॉन्स्टर हैरान रह जाता है और पूछता है कि आखिर उसने कौन सी तकनीक सीखी है जिसने उसकी रक्षा को तोड़ दिया।
इसके बाद ये चेन लगातार तलवार के प्रहार करता है और उस मॉन्स्टर को पूरी तरह दबा देता है। गंभीर रूप से घायल मॉन्स्टर बाकी साथियों को चिल्लाकर बुलाता है और कहता है कि सब मिलकर हमला करें क्योंकि इस लड़के में कुछ अजीब है। उसी समय चिंगहान भी आगे बढ़ती है और शांत स्वर में कहती है कि अब उनका सामना उससे होगा। फिर वह अपनी बर्फ की शक्ति एब्सोल्यूट जीरो का इस्तेमाल करती है। कुछ ही पलों में जमीन और आसपास मौजूद मॉन्स्टर्स बर्फ में जमने लगते हैं। एक मॉन्स्टर डरकर चिल्लाता है कि उसकी बर्फ की शक्ति तो प्राचीन आइस ड्रैगन से भी ज्यादा शुद्ध और खतरनाक है। चिंग हान ठंडे स्वर में कहती है कि इन मॉन्स्टर्स को इतिहास में सम्मान के साथ याद किया जाना चाहिए था, लेकिन मौत के डर ने इन्हें अंधेरे में छिपने वाले कीड़ों में बदल दिया। अब वह अपनी पवित्र बर्फ से उनकी गंदी आत्माओं को साफ करेगी। आखिर में मॉन्स्टर्स डर से कांपने लगते हैं। वे कहते हैं कि कुनलुन सेक्ट के लोग ही असली राक्षस हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे सभी एक विशाल तांबे के ताबूत के अंदर छिप जाते हैं। जब एक आग से जलता हुआ काला भेड़िया एक सफ़ेद बालों वाले आदमी को काट रहा होता है और वह उसे छोड़ने के लिए कह रहा होता है, तभी एक गोल्डन ड्रैगन आग जैसी सांस छोड़ता है, जिसे देखकर एक गंजा और काले चेहरे वाला बूढ़ा आदमी अपने जले हुए बालों के लिए चीखने लगता है। इसके बाद कैमरा उन ताबूतों की तरफ जाता है जो बड़ी बड़ी जंजीरों से बंधे हुए हैं। उनमें से अलग अलग रंगों की रोशनी निकल रही होती है। उसी दौरान सफ़ेद बालों वाली लड़की अपने बड़े भाई यानी दाशिशोंग से कहती है कि इन लोगों के नियमों और शक्तियों का असर लगभग खत्म होने वाला है। दाशिशोंग जवाब देता है कि मास्टर ने कहा था कि सबको एक साथ खत्म नहीं करना है, उन्हें थोड़ा सांस लेने का मौका दो ताकि वे कुछ हद तक ठीक हो सकें, फिर कुछ महीनों बाद वापस आकर दोबारा सबक सिखाया जाएगा। वहीं एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा बर्फ पर खून से लथपथ पड़ा होता है और उनसे उसे मार देने की गुहार लगाता है, लेकिन दाशिशोंग साफ कह देता है कि मौत उनके लिए इतनी आसान नहीं होगी। दुनिया के लोगों पर जो कर्ज उन्होंने चढ़ाया है उसे उन्हें धीरे धीरे अपने ही नियमों और शक्तियों से चुकाना पड़ेगा। इसके बाद दाशिशोंग, सफ़ेद बालों वाली लड़की, काला भेड़िया और गोल्डन ड्रैगन एक साथ खड़े दिखाई देते हैं, जबकि पीछे कई बूढ़े दर्द से तड़प रहे होते हैं। फिर 5 बूढ़े जमीन पर बैठे अपने सिर पकड़कर दर्द सहते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद दृश्य बदलकर आसमान में तैरते हुए एक विशाल महल पर पहुंच जाता है, जिसे अपर रेल्म 9 हेवेंस इमॉर्टल डोमेन कहा जाता है। महल के अंदर एक सुनहरे सिंहासन पर जनयुक्सियन वांग यानी प्रिजन गार्डिंग इमॉर्टल किंग बैठा होता है। वह अपनी चमकदार पीली आंखें खोलकर कहता है कि 3000 डाओ डोमेन्स वाले निचले संसार में हेवनली डाओ की दीवार को किसी ने ठीक कर दिया है। उसके सामने बहुत सारे सैनिक घुटनों के बल झुके होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। इमॉर्टल किंग कहता है कि 1 लाख साल पहले हुई लड़ाई में उस दुनिया की व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए उसका अपने आप ठीक होना नामुमकिन है। इसका मतलब है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा खजाना सामने आया है। वह आगे कहता है कि हेवनली डाओ को ठीक करने वाला ऐसा खजाना इमॉर्टल डोमेन में भी बेहद दुर्लभ है। अगर वह उसके हाथ लग जाए तो वह इमॉर्टल एम्परर के स्तर तक पहुंच सकता है। इतना कहकर वह बिजली से भरा अपना हाथ उठाता है और आदेश देता है कि निचली दुनिया में हुई इस बड़ी घटना की जांच की जाए। वह तुरंत रास्ता खोलने और 3 इमॉर्टल सीकिंग एनवॉयज को 3000 डाओ डोमेन्स में भेजने का आदेश देता है ताकि खजाने का पता लगाया जा सके। वह साफ कहता है कि चाहे वह खजाना कोई इंसान हो या कोई वस्तु, उसे पकड़कर इमॉर्टल डोमेन वापस लाया जाए और अगर कोई विरोध करे तो उसे वहीं खत्म कर दिया जाए। इसके बाद 3 इमॉर्टल सीकिंग एनवॉयज सामने आते हैं। इनमें एक सफ़ेद बालों वाला आदमी, एक लड़की और एक बैंगनी कपड़ों वाला आदमी शामिल होता है। तीनों आदेश मानने की बात कहते हैं। फिर आसमान में एक काला पोर्टल खुलता है और तीनों रोशनी की किरणों की तरह निचली दुनिया की ओर उतरते हैं। एक शहर के ऊपर आग जैसा सुनहरा पोर्टल दिखाई देता है। शहर के लोग डर और हैरानी से आसमान की ओर देखते हैं। कोई कहता है कि क्या स्वर्ग का दरवाज़ा खुल गया है, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि शायद इमॉर्टल रेल्म के देवता उन्हें लेने आए हैं। लेकिन जैसे ही तीनों एनवॉयज नीचे उतरते हैं, उनकी असली सच्चाई सामने आ जाती है। सफ़ेद बालों वाला शुआनमिंग नाक सिकोड़कर कहता है कि यह जगह गंदी और बदबूदार जेल जैसी है। उसके साथ वाली लड़की कहती है कि इन निचली दुनिया के कीड़ों से बहस करने का कोई मतलब नहीं, जल्दी से खजाना ढूंढकर वापस चलना चाहिए। इतना कहकर शुआनमिंग अपना हाथ उठाता है और नीचे मौजूद आम लोगों पर सफ़ेद रोशनी बरसा देता है। अगले ही पल हर तरफ खून की नदियां बहने लगती हैं। लोग चीखते हुए पूछते हैं कि आखिर ये अमर लोग उन्हें क्यों मार रहे हैं। उनके खून से एक लाल रास्ता बन जाता है और तीनों एनवॉयज उसी खून के बने रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ दाशिशयोंग और सफ़ेद बालों वाली लड़की चलते हुए अचानक रुक जाते हैं। उन्हें भयानक खून की गंध महसूस होती है। दाशिशयोंग की आंखें लाल हो जाती हैं और वह कहता है कि कोई आम लोगों का कत्लेआम कर रहा है। लड़की तुरंत पहचान लेती है कि यह ट्रू इमॉर्टल की शक्ति है और इमॉर्टल डोमेन के लोग नीचे आ चुके हैं। यह सुनकर दाशिशयोंग गुस्से से अपनी बैंगनी तलवार निकाल लेता है। वह कहता है कि क्या अमर लोग बिना किसी डर के निर्दोष लोगों को मार सकते हैं।
मास्टर ने अभी अभी दुनिया को ठीक किया था और ये लोग उसे बर्बाद करने आ गए हैं। इसी दौरान आसमान में लाल सीढ़ियां बनती हैं और तीनों एनवॉयज उनके ऊपर खड़े दिखाई देते हैं। सुअनमिंग दूर मौजूद सुनहरी घंटी को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि हेवनली डाओ को ठीक करने वाला खजाना आखिर मिल गया। एक विशाल सुनहरी घंटी दो पत्थर के स्तंभों के बीच दिखाई देती है। लड़की मुस्कुराकर कहती है कि यह तो उनकी उम्मीद से भी बड़ा खजाना है। फिर सुअनमिंग नीचे खड़े दाशिश्योंग और लड़की से कहता है कि यह खजाना इस गंदी दुनिया में छोड़ना बेकार था, इसलिए आज वह इसे प्रिजन गार्डिंग इमॉर्टल किंग के नाम पर वापस ले जाएगा। यह सुनते ही दाशिश्योंग गुस्से में तलवार आसमान की ओर उठाकर उसे चुप रहने के लिए कहता है। वह एक विशाल अग्नि हमला करता है और सफेद बालों वाली लड़की भी बर्फ की शक्ति से उसका साथ देती है। लेकिन च्वनमिंग पूरी शांति से खड़ा रहता है और कहता है कि इन कीड़ों का गुस्सा सच में मजाक जैसा है। वह सिर्फ एक उंगली उठाता है और सुनहरी रोशनी का हमला छोड़ देता है, जो दोनों के हमलों को पल भर में कुचल देता है। एक बड़ा धमाका होता है और दोनों पीछे जा गिरते हैं। सफेद बालों वाली लड़की खून उगलते हुए जमीन पर गिरती है और दाशिश्योंग को पुकारती है। च्वनमिंग उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि निचली दुनिया के लोग ट्रू इमॉर्टल के सामने एक मजबूत कुत्ते के बराबर भी नहीं हैं। तभी अचानक एक भारी और गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ कहती है कि बड़ी मुश्किल से इस दुनिया के नियमों को ठीक किया गया था और ये तीनों मूर्ख न सिर्फ उस व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, बल्कि मासूम लोगों की लाशों पर चलकर कुनलुन माउंटेन तक आ पहुंचे हैं। अगले ही पल काले कपड़ों और लंबे बालों वाला मास्टर सुनहरी रोशनी के साथ प्रकट होता है। उसे देखते ही तीनों एनवॉयज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्वानमिंग तक के माथे पर पसीना आ जाता है और वह डरते हुए पूछता है कि आखिर वह कौन है। मास्टर शांत स्वर में जवाब देता है कि वे लोग यह जानने के लायक नहीं हैं कि वह कौन है, लेकिन एक बात तय है, आज उनमें से कोई भी जिंदा वापस आसमान नहीं जाएगा। यह सुनकर लड़की घबराकर पूछती है कि एक साधारण निचली दुनिया का एम्परर इतनी शुद्ध और शक्तिशाली अल्टीमेट दाओ शक्ति कैसे रख सकता है। मास्टर कहता है कि वह इस स्तर तक कैसे पहुंचा, यह जानने की जरूरत मरने वालों को नहीं होती। फिर वह पूछता है कि टियांगसिंग सिटी के लाखों निर्दोष लोगों को क्या इन्हीं लोगों ने मारा था। लड़की घमंड से जवाब देती है कि हाँ, तो क्या हुआ, वे ऊपरी दुनिया के ट्रू इमॉर्टल्स हैं और उन कीड़ों का उनके पैरों तले मरना ही उनकी किस्मत थी। वह धमकी देती है कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो प्रिजन गार्डिंग इमॉर्टल किंग पूरी कुनलुन माउंटेन को मिटा देगा। मास्टर उसकी सारी बातें चुपचाप सुनता है। फिर वह कहता है कि अगर हत्या को किस्मत कहना ही अमरों का तरीका है, तो आज वह उन मासूम लोगों की तरफ से इन नकली अमरों को सजा देगा। इतना कहकर वह अपनी शक्ति छोड़ता है। लड़की किसी अदृश्य ताकत से हवा में उठ जाती है और डर के मारे चीखने लगती है। अगले ही पल उसका शरीर टूटने लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। लड़की मदद के लिए चीखती है, लेकिन अगले ही पल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। यह देखकर बैंगनी कपड़ों वाला आदमी घबराकर चिल्लाता है कि तुरंत इमॉर्टल डोमेन भागकर इमॉर्टल किंग को खबर देनी होगी। वह और च्वानमिंग दोनों आसमान में बने पोर्टल की ओर भागने लगते हैं, लेकिन मास्टर ऊपर देखकर मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वे सच में भाग पाएंगे। फिर वह अपनी भयानक शक्ति अर्थली डिवाइन पनिशमेंट इस्तेमाल करता है। जमीन से विशाल पत्थर और स्तंभ आसमान की ओर उठते हैं ताकि भागते हुए दोनों एनवॉयज को कुचल सकें। वह सफ़ेद बालों वाला आदमी जंजीरों में बंधा हुआ होता है और चीखकर कहता है कि उसे मारा नहीं जा सकता क्योंकि वह जन्यू किंग का आदमी है। लेकिन तभी लिन फेंग अपनी ताकत वॉइड कंडेंसेशन सोर्ड का इस्तेमाल करता है। उसके हाथ में एक विशाल बैंगनी और सुनहरी चमक वाली तलवार बन जाती है और वह सीधे आसमान में मौजूद पोर्टल की तरफ बढ़ जाता है। पोर्टल के अंदर से एक गुस्से भरी आवाज़ आती है जो उसे रुकने के लिए कहती है। उसी समय एक विशाल बैंगनी ऊर्जा का हाथ बाहर निकलता है। नीचे खड़े लिन फेंग के दोनों शिष्य, एक लड़का और एक नीले बालों वाली लड़की, हैरानी से ऊपर देखने लगते हैं। लिन फेंग विशाल सुनहरी घंटी के सामने खड़ा होकर हंसता है और कहता है कि अगर किसी का हाथ इतना लंबा निकल आया है तो उसे काट देना चाहिए। अगले ही पल वह अपनी तलवार से उस ऊर्जा वाले हाथ पर वार करता है और उसे बीच से दो टुकड़ों में काट देता है। कटे हुए हाथ से खून जैसा तरल बाहर निकलने लगता है। इसके बाद बादलों के बीच एक विशाल चेहरा दिखाई देता है। वह गुस्से में कहता है कि निचली दुनिया के कीड़े, वह लिन फेंग को याद रखेगा और जब उसका असली शरीर नीचे आएगा तो कुनलुन सेक्ट को पूरी तरह नष्ट कर देगा। लिन फेंग बिल्कुल नहीं डरता। वह जवाब देता है कि उसे नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन वह खुद अपने कुनलुन सेक्ट के शिष्यों को लेकर ऊपर जाएगा और लिंक्सियाओ पैलेस को तबाह कर देगा। दृश्य बदलकर कुनलुन सेक्ट के खूबसूरत पहाड़ों पर पहुंच जाता है। लिन फेंग अपने घायल शिष्यों के पास आता है और अपनी शक्ति से उन्हें ठीक कर देता है।
दोनों शिष्य उसे शिजुन यानी मास्टर कहकर संबोधित करते हैं। लिन फेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि रोने की जरूरत नहीं है, वे तो बस कुछ छोटे मोटे दुश्मन थे। फिर वह उनकी तारीफ करता है कि उन्होंने एक ट्रू इमॉर्टल के सामने भी तलवार उठाने की हिम्मत दिखाई और कुनलुन सेक्ट का नाम ऊंचा किया। इसके बाद वह दूर पहाड़ों की तरफ देखते हुए कहता है कि अब इमॉर्टल्स और मॉर्टल्स के बीच होने वाली लड़ाई को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरी तरफ वाले कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लिन फेंग गंभीर होकर कहता है कि अगर कोई इस दुनिया को कसाई खाना समझता है तो उसे ताकत का जवाब ताकत से ही देना होगा। फिर वह अपने शिष्यों से कहता है कि वे अपनी नई शक्ति को अच्छी तरह मजबूत करें और जांगतियन आइलैंड के उन मॉन्स्टर्स यानी एक्सपीरियंस पैक्स को बिल्कुल न छोड़ें। जब वे सब एम्परर रियल्म तक पहुंच जाएंगे तब वे मिलकर पूरी दुनिया को बचाएंगे। दोनों शिष्य तुरंत झुककर कहते हैं कि वे उसके आदेश का पालन करेंगे। इसके बाद दृश्य जांगतियन आइलैंड के अंदर पहुंचता है। वहां एक गंजा और बुरी तरह घायल दुश्मन जमीन पर गिरा हुआ होता है। वह कहता है कि अब वह और नहीं लड़ सकता और दोनों शिष्य पागल हैं। लेकिन लड़का शिष्य अपने मुंह से खून साफ करते हुए लड़ाई जारी रखने का फैसला करता है। तभी दो और दुश्मन हमला करते हैं, लेकिन नीले बालों वाली लड़की अपनी बर्फ की शक्ति बिंग फेंग का इस्तेमाल करती है। दोनों दुश्मन बर्फ की मूर्तियों में बदल जाते हैं और अगले ही पल काला भेड़िया और गोल्डन ड्रैगन उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ लिन फेंग घंटी के पास खड़ा सोच रहा होता है कि वह इस पूरे सिस्टम को बदलना चाहता है और उन भ्रष्ट इमॉर्टल्स का अंत करना चाहता है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक विशाल सेना दिखाई देती है और सिस्टम की आवाज़ सुनाई देती है कि रियल्म वाइड वॉइस ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। लिनफोंग आगे बढ़ता है और सिस्टम बताता है कि उसकी आवाज़ अब 3000 रियल्म्स के हर जीव तक पहुंचेगी। इसके बाद लिनफेंग पूरी दुनिया से कहता है, मैं कुनलुन सेक्ट का मास्टर लिनफेंग हूँ। उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजने लगती है। किसान, राजा, साधारण लोग और कल्टीवेटर्स सभी उसे सुनते हैं। साथ ही आसमान से सुनहरी रोशनी के स्तंभ जमीन पर उतरने लगते हैं। लिनफेंग कुनलुन ग्रेट एम्परर के नाम पर नए नियमों का ऐलान करता है। वह कहता है कि कुनलुन माउंटेन के नीचे कुनलुन डाओइस्ट एकेडमी बनाई जाएगी। उस दौरान एक बूढ़ा गरीब आदमी और एक युवा तलवारबाज दिखाई देते हैं, जबकि लिनफेंग समझाता है कि चाहे कोई राजा हो, गरीब हो या बिल्कुल साधारण इंसान जिसके पास कोई विशेष शक्ति न हो, अगर उसका दिल साफ है तो वह इस एकेडमी में शामिल हो सकता है। यह सुनकर लोग खुशी से झूम उठते हैं और ग्रेट एम्परर की जय बोलते हुए कुनलुन माउंटेन की तरफ चल पड़ते हैं। लिनफेंग यह सब देखकर खुश होता है और कहता है कि यही वह दुनिया है जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन तभी जेन्यू शियानवांग की गुस्से भरी आवाज़ फिर से सुनाई देती है। वह कहता है कि लिनफेंग ने उसके आदमी को मार दिया और अब आम लोगों को भी सिखाने लगा है। वह फैसला करता है कि सबकी उम्मीदें तोड़ने के लिए जुएदी तियानटोंग नाम की शक्ति का इस्तेमाल करेगा। अचानक पूरे आसमान में विशाल जंजीरें और काली ऊर्जा फैल जाती है। वे पूरी दुनिया को घेरकर बंद कर देती हैं। लोग डरकर आसमान की ओर देखते हैं और समझ नहीं पाते कि अचानक अंधेरा क्यों छा गया। फिर जेन्यू शियानवांग अपना नाम बताता है और कहता है कि लिनफेंग ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके बाद वह हेवनली गेट यानी फेशेंग तियानमेन को हमेशा के लिए बंद कर देता है ताकि निचली दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऊपर न जा सके। इतना ही नहीं, वह घोषणा करता है कि अब इस दुनिया की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को लगातार खींचकर खत्म कर दिया जाएगा। वह लिनफेंग से कहता है कि उसके दुश्मन बनने का यही परिणाम होता है और वह पूरी दुनिया को धीरे धीरे तड़पकर मरते हुए देखेगा। यह सुनकर आम लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका भविष्य खत्म हो गया है और उनकी सारी शक्ति भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन लिनफेंग जोर से हंस पड़ता है। वह कहता है कि वह तो समझ रहा था कि कोई बहुत बड़ी चाल होगी, लेकिन यह तो बस इतना ही था। फिर वह पूरी दुनिया के लोगों से कहता है कि ऊपर देखो। वह समझाता है कि एक मामूली जंजीर इंसानों की हिम्मत को नहीं तोड़ सकती। लिनफेंग आगे कहता है कि कुनलुन एकेडमी ने लोगों को इसीलिए नहीं सिखाया कि वे उन भ्रष्ट इमॉर्टल्स के गुलाम बन जाएं। फिर वह जोर से घोषणा करता है कि अगर उन डरपोक इमॉर्टल्स ने दरवाज़ा बंद कर दिया है तो वे अपनी ताकत बढ़ाएंगे। वे दरवाज़ा खटखटाने नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी छत तोड़कर ऊपर पहुंचेंगे। यह सुनकर पूरी दुनिया के लोग जोश से भर जाते हैं। वे चिल्लाते हैं कि वे ग्रेट एम्परर के साथ हैं और एक दिन इमॉर्टल रेल्म तक पहुंचेंगे। उसी समय अरबों लोगों की उम्मीदें, विश्वास और इच्छा शक्ति एक साथ इकट्ठी होने लगती है। पूरी दुनिया सुनहरी रोशनी से चमक उठती है। लिनफेंग घोषणा करता है कि अगर आसमान अन्याय करेगा तो वह उससे भी ज्यादा ताकतवर बनेगा और अगर इमॉर्टल्स गलत रास्ते पर चलेंगे तो वह उन्हें खुद खत्म कर देगा। अंत में उसका एक साथी और शिष्य मुस्कुराते हुए कहता है कि मास्टर की यह चाल कमाल की थी। इमॉर्टल सोचते हैं कि दरवाज़ा बंद करके उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अरबों लोगों की उम्मीद और हिम्मत किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है। लिनफेंग दादी पहाड़ पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं।
तभी वह कहते हैं कि पानी नाव को चला भी सकता है और डुबो भी सकता है। उनके मुताबिक इमोर्टल रियलम बहुत लंबे समय से ऊंचाई पर बैठा हुआ है और वह यह भूल चुका है कि कभी वह भी आम इंसानों की तरह था। लिन फेंग आगे कहते हैं कि जब कोई लोगों को कीड़े मकोड़े समझने लगता है तो आखिरकार उसी जनता के हाथों उसका पतन भी तय हो जाता है। इसके बाद वह समय का हिसाब लगाते हैं और बताते हैं कि बाहर की दुनिया में 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन क्रिएशन एरे के अंदर पूरे 50 साल बीत चुके हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके दोनों शिष्यों की ट्रेनिंग पूरी हो जानी चाहिए। इसी दौरान दृश्य झांगतियान आइलैंड की गहराइयों में पहुंचता है, जहां सुनहरे घेरे के बीच ये चेन और सू छिंगहान ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद ये चेन अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। उसके सामने जंजीरों में बंधे बूढ़े सुप्रीम्स भी जाग जाते हैं। उनमें से एक गंजा बूढ़ा कहता है, यह 50 साल बीत चुके हैं। वह अपने पिछले 1 लाख सालों को याद करता है, जब जिंदा रहने के लिए उसने इंसानों को खाया और अंधेरे में छिपकर एक चूहे जैसी जिंदगी जी। फिर वह मानता है कि यह सब एक बुरा सपना था। दूसरा बूढ़ा भी उसकी बात से सहमत होता है। इसके बाद वह दोनों शिष्यों से कहता है कि पिछले 50 सालों में उन्होंने उन्हें लगातार उनके पापों और गलत रास्तों का सामना कराया, जिसकी वजह से उनका बुरा कर्म धीरे धीरे खत्म हो गया। इतना ही नहीं, उन्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य भी याद आ गया। जब उन्होंने पहली बार साधना शुरू की थी और लोगों की रक्षा करना चाहा था, तभी सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है। ये चैन खड़ा होकर आदर से कहता है कि इन बुजुर्गों पर दुनिया का बहुत बड़ा खून का कर्ज था, लेकिन इन 50 सालों में उन्होंने अपनी शक्ति और अपने नियमों से वह कर्ज चुका दिया है। अब उनका हिसाब पूरा हो चुका है और वे आज़ाद हैं। यह सुनते ही सभी बूढ़े रोशनी के रूप में बदलने लगते हैं। उनमें से एक भावुक होकर धन्यवाद देता है और कहता है कि अगर उसे अगला जन्म मिला तो वह कुनलुन दाओ अकादमी में एक साधारण झाड़ू लगाने वाला इंसान बनना पसंद करेगा, लेकिन फिर कभी अमृता के पीछे नहीं भागेगा। इसके बाद सभी आत्माएं आसमान की ओर उड़ जाती हैं। फिर स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि ये चेन और सू छिंगहान सफलतापूर्वक ग्रेट एम्परर रियल्म में पहुंच चुके हैं। ये चेन की आंखों में सुनहरे चिन्ह दिखाई देते हैं, जबकि सू छिंगहान की आंखों